ठीक है, इसके हाल चाल आप सबके। मैंने नेम इज जीवित सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आपको पता है कि हम अभी कवर कर रहे हैं रामबाण 4.0 और जो होने वाला है भाई मेरे एकदम नेक्स्ट लेवल का बैच। और उसी के अंदर हम काफी सारी क्लासेस तो अभी तक कवर कर चुके हैं और आज जो हम कवर करने वाले हैं भाई मेरे दो टॉपिक एक साथ निपटाऊंगा। इसीलिए जो है मेरे को थोड़ा सा समय जरूर लगता है अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, लेकिन जो जितना भी कंटेंट रहता है यही है कि टाइम से आपको सारे का सारा खत्म करवा दूं, ताकि ये ना हो कि हम एंड टाइम तक उसको घसीटते घसीटते जो है आगे चलते रहें। और इसी क्रम में जो है हम आज जो दो टॉपिक करने वाले हैं, एक तो महाजनपद आज के आज ही निपटाएंगे पूरे का पूरा, और दूसरा जो है जैनिज्म को भी आज ही निपटा देंगे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैनिज्म, महाजनपद और बुद्धिज्म ये तीन टॉपिक एक साथ कोइंसाइड करके चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। ये नहीं कि पहले जैनिज्म खत्म होगा फिर बुद्धिज्म आएगा फिर महाजनपद आएगा, ऐसा नहीं है। तीनों आप समझो एक लाइन में चल रहे हैं, एक ही समय में चल रहे हैं और सबके कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मेल भी खाएंगे। यानी सब लोग आपस में अगर एक साथ मिलना चाहते हैं उस जमाने में तो मिल सकते हैं। ऐसे है जैसे मोदी जी, ट्रंप, ये सब एक समय के हो गए ना, वो शी जिनपिंग, ऐसे आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे जीरो टू हीरो बैच है, ये हमारा भाई मेरे क्लास नंबर 5 के अंदर जो है कंप्लीट जैनिज्म और महाजनपद कवर हो जाएगा। आप देखिए कि हमने जो आज बोला है दो टॉपिक कवर करेंगे, एक महाजनपद और एक जैनिज्म करेंगे। महाजनपद थोड़ा छोटा ही टॉपिक है और इसको फटाफट से निपटाने की कोशिश करेंगे। आओ मैं वापस से आपको रिकनेक्ट करता हूं। हमने जो छोड़ा था कंटेंट वो ये छोड़ा था कि भाई इंडस वैली के समाप्त होने के बाद आर्यंस आए। आर्यंस ने जो है वहां पे वैदिक सिविलाइजेशन को बसा दिया। अब वैदिक लोगों ने जब सारी चीजें सीख ली, थोड़ा समझदारी होनी शुरू हुई, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हस्तिनापुर वगैरह हो गया या कौशंबी हो गया, यहां पे थोड़ा सा पक्की ईंटों की सेटलमेंट बननी शुरू हो गई थी, अर्बन प्लानिंग शुरू हो गई थी, यानी कि शहर बनने शुरू हो गए थे। अब आप खुद समझदार हैं कि जब कहीं पे शहर बनने शुरू होते हैं इसका मतलब कि वो टेक्नोलॉजिकली आगे जा रहा है शहर। और वहीं से जब ये सारा नौटंकी शुरू हुई तो वहां पे महाजनपद का कंसेप्ट भी आना शुरू हो गया। और ये महाजनपद बाद में बनते हैं, पहले छोटे छोटे जनपद बनते हैं। यानी कि आप समझो जैसे 3 तरह के राजा मेजरली देखे जाते हैं। राजा को अगर आप देखते हैं तो सबसे छोटा होता है राजा। राजा के बाद अगर उससे थोड़ा बड़ा होगा जिसके अंडर कई सारे राजा आते हैं, वो होता है महाराजा। महाराजा, अब महाराजा के भी ऊपर की उपाधि जो होगी वो किसकी होती है भाई मेरे? वो होती है सम्राट की। सम्राट क्या होता है? जिसके नीचे बहुत सारे लोग। अब मजेदार कंसेप्ट जो है आगे आगे चल के शुरू होने वाले, मैं ये बोल रहा हूं आपको, अब बहुत इंटरेस्ट आपका जागा करेगा इसमें। तो यानी कि कई सारे राजा जो हैं वो महाराजा के अंडर होते हैं और कई सारे महाराजा जो हैं वो सम्राट के अंडर होते हैं। ये बात आपको समझनी है। यानी कि सम्राट के अंडर जो है राजा भी होंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये थी कि जनपद जो होते हैं वो छोटे छोटे राज्य थे पहले। अब वो छोटे छोटे राज्यों के जो है राजा हुआ करते थे। बाद में फिर कंसेप्ट आया कि एक आदमी ने जबरदस्ती उनको जो है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की तो वो महाराजा बन गया। समथिंग लाइक दैट आप इसको समझ सकते हैं। तो वो महाराजा बन गया है ना, तो फिर वो क्या हो गया? महाजनपद वहां से क्रिएट हो गया। अब महाजनपद में भी आप समझो कि वो जो राजा है, अभी महाराजा जो बने बैठा है, उसका जो है अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ईगो। अब मान लो कि बहुत सारे महाजनपद हैं, उनके ऊपर भी अब एक कोई व्यक्ति कंट्रोल जमाना चाहे कि भाई ये 16 महाजनपद है, इनके ऊपर मैं कंट्रोल जमाना चाहता हूं, तो वो क्या बन जाएगा? वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। अब शायद आप उस चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि को समझ पाए। चलो, तो अब कहानी ये है सारी की सारी भाई मेरे कि ब्राह्मण ने एक पूरा सिस्टम तैयार करके दे दिया है वैदिक का। अब वो कल्चर तो तैयार हो गया है और पहले कबीलों में जो चीज होती थी, जो कबीलाई चीज थी, ट्राइबल युग था जो, अब ट्राइबल युग जो है लगभग समाप्त होते होते जो है कौन सा युग आने वाला है? फ्यूडल युग आने वाला है दोस्तों। कौन सा युग आएगा? फ्यूडल। फ्यूडल मतलब कि सामंतवाद जो है अब पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा। कबीलों से जो है अब लोग सामंत बनना शुरू होंगे, यानी कि थोड़ा सा बड़े लेवल के राजा बनेंगे और दूसरे की इकोनॉमी को देख के अपनी जो है कम लगेगी तो उसको हड़पने की कोशिश करेंगे। इससे जो है बहुत सारे वॉर होंगे, आदमी लोग वॉर पे जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी औरतें पीछे रह जाएंगी, फिर जो वापस आएंगे वो शादियां करेंगे और सारी, है ना। कुल मिला के पॉलीगैमी का भी कंसेप्ट आएगा और पूरी जो है सिस्टम में होच पोच आपको अनइवननेस, सेक्स रेशो में ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आज की डेट में हम सेक्स रेशो के अंदर ऊपर नीचे देखते हैं तो विमेन कम देखते हैं, उसमें उस टाइम पे जो है मेन कम हो जाते थे क्योंकि वॉर में जाते थे बहुत सारे लोग। ठीक है, अब यहां पे देखो जो 16 महाजनपद का कंसेप्ट है ये किसके टाइम का है? तो मैंने जैसे कि आपको बोला जैनियों और बुद्धिज्म तीनों के टाइम जो है कंटेम्प्रेरी है महाजनपद के साथ। और महाजनपद जो है एक मोनार्कियल सिस्टम है, पूरे का पूरा फ्यूडल युग है, तो वो सारा मोनार्की ही होना। राजसी लोग जो है अपने अंडर सारे के सारे लोगों को रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारे के सारे महाजनपद राजसी थे या फिर मोनार्कियल थे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। कुछ थोड़े से डेमोक्रेटिक भी थे। डेमोक्रेटिक का मतलब यहां पे ओलिगैर्ची हो सकता है। ओलिगैर्ची का मतलब है कि जैसे आप समझो कि मोनार्कियल में तो क्या होगा कि एक राजा है ना, एक सेकंड रुकिए, मोनार्कियल में तो क्या होगा, एक सेकंड रुक जाइए,
मोनार्कियल में होगा एक राजा, ठीक है, एक व्यक्ति जो है, मान लो कि ये व्यक्ति है, ये सबको अपने अंडर किए हुए है, यानी टॉप अथॉरिटी ये आदमी हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे जैसे शेख लोग हो गए, हम दुबई वगैरह में या कहीं देखते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि 10 15 20 लोग जो मिलके ये बोले कि हम एक साथ इस सिस्टम को चलाएंगे, जैसे अभी कैबिनेट चला रही है ना, तो ये हो गया ओलिगार्ची सिस्टम। और इसको जो है एक तरह से गण संघ भी बोल देते हैं अगर आप हिंदी भाषा में बोलना चाहें, यानी कि लोग मिलकर जो है इसको चला रहे हैं। तो ये दो सिस्टम हुआ करते थे, केवल 3 ही जो थे वो ओलिगार्ची थे, बाकी सारे मोनार्कियल थे। उसकी बात भी हम अभी करेंगे, वाजी मल्ला अशमाका की बात करेंगे। लेकिन आप समझो कि जो सिल्वर और कॉपर के कॉइन होते थे वो इस टाइम पे इस्तेमाल होना शुरू हो गए, जबकि वैदिक में हमने क्या देखा था, बार्टर सिस्टम ज्यादा देख रहे थे। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे अब क्योंकि गोल्ड की करेंसी तो उसमें भी थी, बट गोल्ड इतनी बड़ी करेंसी है कि उससे सब कुछ ले पाना संभव नहीं होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे आप देखिए कि चांदी और तांबे के सिक्के भी चलन में आ गए थे। आप ये चीज ध्यान रखना, जो कॉन्टेक्स्ट मैं बताता हूं चीजों के, आपको ये सारे पता होने चाहिए। जब मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ, तो मैं आपको थोड़ा पीएससी लेवल तक का सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये सारी कंसेप्ट सारे के सारे जो डीप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं भरूंगा ना, तो आज जो स्टेटमेंट के सवाल आ रहे हैं वो आप असर्शन रीजनिंग के स्टेटमेंट के सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से आप ध्यान रखना कि जो जो इतनी सारी बकवास मैं करता हूं, इसको ये मत समझना कि छोड़ो यार ये क्या देखनी है, हम सिर्फ ये कंसेप्ट याद कर लेते हैं, नहीं करना। अगर यही करना तो फिर पीडीएफ से ही पढ़ लो, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जो मैं कंटेक्स्ट पूरा का पूरा रच के बताता हूं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पेपर में जाके असर्शन रीजनिंग के या स्टेटमेंट के सवाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल जो वैदिक में है वही यहां पे आपको देखने को मिलेगी। सेना सेनापति हो गया, पुरोहित पुजारी हो गया, अमात्य मिनिस्टर हो गया, यानी कि जस्ट लाइक अमात्य, जस्ट लाइक आप देखो आईएएस ऑफिसर टाइप नहीं होते हैं, वैसे वाला टाइप का एक मिनिस्टर बन जाता था। तो ये जो है पूरा का पूरा मगध का प्रशासन जो है, मगध उस टाइम पे मेन महाजनपद होता था। धनानंद, और धनानंद का बाप जो है महापद्मानंद, उसने तो सबकी बैंड बजा दी थी, तो उसकी भी बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार सी कहानियां हैं आगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना मजा आपको आने वाला है। फिर आप देखिए कि ये बहुत सारे जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, जो 16 महाजनपद हैं। ये जो 16 महाजनपद को आप बिल्कुल ऐसी समझ लेना जैसे आज की डेट में आप अपने जो है 29-30 राज्य समझ लीजिए, ऐसे करके आप जो उस टाइम के 16 राज्य समझ लो, महाजनपद समझ लो। अब इसमें जो सबसे पावरफुल है वो है भाई मेरे मगध का, ठीक है। मगध जो है उसकी राजधानी कौन सी है, ये आपको सीधा सीधा जो चार्ट है ना, ये पेपर में प्रश्न के रूप में आएगा। तो मगध की राजधानी गिरिवराज या फिर राजगृह बोल सकते हैं, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अच्छी लोकेशन है। यही वजह थी कि इनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता था, और लंबे समय तक जो है शासन दिल्ली से नहीं चला है, मगध से चला है। दिल्ली में तो बाद में आया है, जब दिल्ली सल्तनत वगैरह आई है, उससे पहले जो सारा शासन चला है वो मगध से चला है एंशिएंट हिस्ट्री में लंबे समय तक। इवन आप देखो कि हर्यंका से लेके या धनानंद, हर्यंका, धनानंद, उसके बाद आगे चंद्रगुप्त, अशोक, सब जो है वहीं से चला रहे थे, मगध से मैक्सिमम लोग, ठीक है। फिर आप देखो कि इसकी लोकेशन अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो पटना या फिर शाहबाद जो बिहार के अंदर है, वो जो है आज की लोकेशन होगी। अंग जो है सूर्यपुत्र कर्ण से जो है अंग को आप याद रख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अंग यही वही राज्य है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो चंपा या चंपा नगरी हुआ करती थी। ये आपका बिहार के भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काशी की बात करते हैं, जिसको आप बनारसी के नाम से जानते हो, ये वही वाराणसी यूपी है ना, तो ये इसकी राजधानी यही होती थी। कौशला जो है श्रावस्ती इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ये आप थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी वाली साइड जो है, उत्तर यूपी वाली साइड को देख सकते हैं। फिर मल्ला जो होता था, इसको स्टार मार्क कर लो। जैसे ये सारे तो यहाँ पे तो राजा हुआ करते थे, लेकिन मल्ला के अंदर जो है भाई मेरे ये गणसंघ हुआ करता था, ओलिगार्ची, यानी कि 20-25 लोग मिलकर इसको चलाया करते थे, इसलिए ये मल्ला इंपॉर्टेंट है। और कुशीनगर या पावा जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, ये जो पावा है, पावापुरी, हम जो है अभी जैनिज्म में पढ़ेंगे कि पावापुरी में जो है गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं, डेथ हो रही है, बर्थ हो रहा है, वो सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना पावा को आप। फिर इसके बाद ये जो जगह बनती है, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट बनती है यूपी के अंदर, आज की डेट में अगर आप देखते हैं यूपी के अंदर पड़ेगा। फिर ये जो कुरु है, कुरु राज्य अगर आपने देखा होगा तो ये जो कौरव पांडव हुआ करते थे ये यहीं के हैं, कुरु है ना, कुरु वंश जिसको हम बोलते हैं। इसकी 2 राजधानियां बनी है भाई मेरे, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। ये आपने अगर देखा भी होगा तो जब वो पांडवों को बांट देते हैं, इधर दुर्योधन को बांट देते हैं, तो वो एक हस्तिनापुर बन गई, एक इंद्रप्रस्थ बन गई। आप याद कीजिए, अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है तो आपको ये चीज पता होगी। तो 2 राजधानियां यहाँ पे लिखी हैं। अगर हस्तिनापुर का एरिया देखते हैं तो भाई मेरे ये तो हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया पड़ता है, लेकिन जो पांडवों को मिला इंद्रप्रस्थ वाला एरिया देखते हो तो फिर ये मेरठ और दिल्ली वाला रीजन आपका पड़ जाएगा। फिर छेदी की बात करते हैं तो ये शुक्ति माता या सुक्ति माती है जो, ये इसकी राजधानी है और बुंदेलखंड वाले भाग के अंदर ये पड़ता है। वहीं पांचाल नरेश जो है, पांचाली किसको बोलते हैं, द्रौपदी को बोलते हैं, यानी द्रौपदी अगर आपको याद करना है तो पांचाल से है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो पांचाल है ये जो है अहिछत्रा
या फिर काम्पिल्या इसकी राजधानी पड़ती है। ये भी जो है आपका लगभग यूपी के एरिया में पड़ता है। मैं मैप में भी दिखा दूंगा, यहाँ भी हम पढ़ेंगे। आप देख लो, यहाँ पे ये कोशला हो गया, ये मल्ला हो गया है ना, यहाँ पे मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये रहा वो पंचाल, ठीक है, ये रहा पंचाल। इधर जो है हस्तिनापुर है। तो लगभग आप देखो पंचाल हस्तिनापुर पास पास में ही है, तो यहीं पे ब्याह हो गया उन दोनों का, ऐसे समझ लो, ठीक है, अर्जुन से द्रौपदी का। फिर उसके बाद सुरसेना जो है इसकी राजधानी मथुरा पड़ती है। तो ब्रज वाला रीजन आज का डेट में आप देखते हैं। मत्स्य की बात करते हैं तो मत्स्य नगर आपने अगेन महाभारत में सुना होगा, विराटनगर मत्स्य है ना, ये सारी चीजें सुनी होंगी आपने। ये आपका अलवर, जयपुर और भरतपुर जो राजस्थान में एरिया है वहां का पड़ता है। अवंती नरेश आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा, और अभी हम अवंती नरेश के बारे में आगे भी पढ़ेंगे जब मैं हर्यंका डायनेस्टी आपको पढ़ाऊंगा, बिंबिसार के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बिंबिसार का जो लेना देना है वो अवंती और मगध इन दोनों का जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो अवंती के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अवंती जो पड़ता है वो आपका मालवा, उज्जैन या माहिष्मती वाला रीजन पड़ता है। जो आपने सुना होगा जय माहिष्मती, तो ये माहिष्मती वाला कंसेप्ट जो है आपका होलकर्स यूज किया करते थे बाद में भी। और ये अगर हम, वो तो बाद की बात मैंने बता दी, उससे पहले अगर और पौराणिक काल में जाएंगे तो मालवा का रीजन जो आपका मध्य भारत है, मध्य प्रदेश वाला रीजन, जहां उज्जैन का महाकाल का मंदिर आज आप देखते हैं, उस टाइम पे नहीं था, आज की बात हो रही है ना। तो ये वही वाला एरिया है, उज्जैन वाला। फिर गंधार जो है, गांधार से कौन था भाई मेरे? गांधार नरेश किसको बोलते थे? हैं, भीष्म पितामह बार बार सुनाते रहते थे गांधार नरेश, हैं ऐसे करके। किसको बोलते थे वो, याद करो भाई, स्पैम मत करो सोनू भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो, हमने बोल दिया है, आपके इशू को डिक्टेट कर दिया गया है आगे, ठीक है। तो गांधार नरेश जो है शकुनी से याद रखेंगे। किससे रखेंगे? शकुनी से याद। तो ये तक्षशिला का राज्य आपका बनता है। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा ये वाली चीज भी, कि जो गांधार पड़ेगा वो इस साइड पड़ेगा, ठीक है। आगे दिखा देता हूं, ये देखो, ये तो भारत हो गया, और अभी अफगानिस्तान वाला एरिया देखना है, ये बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया हो गया। तो ये आप समझो कि ये गांधार है, यानी शकुनी जो था उसको या तो आप पाकिस्तानी बोल लो या अफगानिस्तानी बोल लो। ये उदुष्ट उधर से आया था और इसने आगे कांड किया था यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो देखना है एरिया आपको, एक कंबोज भी ध्यान रखना है। ये जो कंबोज और गंधार है, ये दोनों के दोनों एरिया कहां पे पड़ रहे हैं आपके? इस तरफ पड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरफ। ये कौन सा एरिया हो गया फिर आपका? अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कई बार। ये क्या करता है, ऑर्डर पूछ लेता है कि बताओ नॉर्थ से साउथ में इसको जो अरेंज करके बताओ। तो फिर वो तभी बता पाओगे जब कुछ कुछ चीजें याद होंगी। या कई बार वो पूछता है कि वेस्ट से ईस्ट जो है, पश्चिम से पूरब की तरफ जो है, वो 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा इनको अरेंज करो। तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है जी। कंपोज का जो है राजपुर या हथका जो है इसकी वो पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। लगभग पुंछ एरिया अगर आप आज की डेट में कश्मीर का देखते हैं या कुछ कुछ एरिया पाकिस्तान का देखते हैं, वो इसमें पड़ता है। फिर अशमाका जो है, अशमाका को भी आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जैसे ये मल्ला ओलिगार्ची है यानी कि गणसंघ है, ऐसे ही आपका अशमाका या अश्मिका जो है ये भी गणसंघ हुआ करता था। 20-25 लोग मिलकर इसको चलाया करते थे। इसकी राजधानी अलग अलग नाम है, जैसे पोडाना हो गया, पताली हो गया, या प्रतिष्ठान हो गया, या पैथान हो गया। ये सारे एक ही नाम है, एक ही जगह की राजधानी है, ये ध्यान में रखना। और ये कई बार पूछ लेते हैं कौन सी नदियों के तट पे, तो नर्मदा और गोदावरी के तट के ऊपर है ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है वत्सा। वत्सा जो है कौशंबी इसकी राजधानी है। लगभग वो मिर्जापुर देखा मुन्ना भैया वाला, वही एरिया पड़ता है। तो आज की डेट में अगर देखते हैं आप इसको। फिर आगे आता है वाजी। वाजी को भी स्टार मार्क कर लो भाई मेरे। वाजी जो है इसकी राजधानी वैशाली है, और ये भी एक ओलिगार्ची है। तो कुल मिला के मैंने 3 ओलिगार्ची बताए, 1, 2 और 3। ओलिगार्ची मतलब गणसंघ जो है 3 है, तीनों पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ये वैशाली जो है लगभग बिहार में पड़ता है, ठीक है जी। अब अगर आपको यही सारे देखने यहाँ पे, तो आप देखो कि मैंने गोदावरी के तट के पास और नर्मदा के तट के पास क्या बताया था, अभी आपको अशमाका बताया था। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज को। तो ये रहा अशमाका, ठीक है, नर्मदा और गोदावरी। तो ये रही आपकी गोदावरी, और इस तरफ रही नर्मदा, और ये बीच में आपका जो है अशमाका है। प्रतिष्ठाना जो है इसकी राजधानी है। ये सारा जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत काम की चीजें हैं। यहां से प्रश्न फंसेंगे आपके, आप इसको गलती से भी हल्के में मत लेना। कुछ लोग हो सकता है कि उनको ये लगे कि सर इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हैं। भाई ये पेपर में आई हुई है बहुत पहले, अभी लेटेस्ट में नहीं आई है, लेकिन पिछले साल आई है, उससे पिछले साल आई है। तो जो मैंने एनालिसिस की है मैं उसी एंगल से ही आपको पढ़ाता हूं। अगर आप नहीं पढ़ोगे वो चीजें तो फिर आप गए काम से। तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, नर्मदा गोदावरी को ध्यान में रखना। और तापी भी हो सकता है। तो ये नर्मदा, तापी, गोदावरी, ठीक है, इनके तट के पास है, और इधर महानदी भी है। तो कल को जो है वो किसी भी एंगल से पूछ सकता है। तो आप ध्यान में रखना, तापी और गोदावरी के बीच में भी अशमाका, नर्मदा और गोदावरी के बीच में भी है, और महानदी के बीच में नहीं है। आप देखो कि लगभग पास में है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर देखो अगर थोड़ा सा मैं मगध की बात करता हूं, तो ये रहा भाई आपका मगध, ठीक है, ये रहा मगध। तो मगध जो है आप देखो प्रयाग भी पास में ही है, तो यानी कि गंगा नदी तो पास में आएगी ही, और
और दूसरा सोन नदी, ये देखो सोन लिखा हुआ है। तो ये मैप बड़े ध्यान से सोच के मैंने यहाँ पे लगाया है भाई मेरे। तो यानी कि मगध जो है वो सोन और गंगा के तट के ऊपर है। ये कल को आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी के तट पे है। फिर आप देखो मगध से थोड़ी ऊपर क्या पड़ता है, अंग पड़ता है। ये मगध को आपको ध्यान में रखना है, अंग को ध्यान में रखना है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि कर्ण था यहाँ से, ऐसे एक याद करने के लिए समझ सकते हो, असली में था नहीं था वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो अंगराज उसको बोलते थे, इसलिए याद रख सकते हो। ये तरीके हैं बस याद रखने के, ठीक है। तो ये दो मैंने यहाँ पे याद करवाए हैं। एक अश्माका मैंने सबसे नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है वो अश्माका है। फिर थोड़ी ऊपर जाओगे तो मगध है, उससे ऊपर जो है आपको अंग देखने को मिल रहा है। फिर आप ये जो है एक दो चीज और देख लो, काशी तो यहाँ पे पड़ती है ना, भगवान शिव की नगरी जो है। फिर एक पंचाल वाला जो है वो आपको ऐसे करके याद रखना है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। और हस्तिनापुर भी यहीं पास में पड़ता है आपका, है ना, लगभग हरियाणा वाला एरिया जो पड़ता है वो हस्तिनापुर हो गया, ठीक है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ को आपको याद रखना है, ये कुरुक्षेत्र के आसपास का, हरियाणा के आसपास का एरिया है बस। और ये जो दो याद रखने, ये सबसे ऊपर है। अब कल को कभी भी ऑर्डर पूछेगा तो अगर ये 5-6 भी आपको याद है तो आप सबका ऑर्डर निकाल दोगे, यानी कि कल को वो 4 ऑप्शन आपको दे दे। जैसे मैं आपको दे देता हूं एक, अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको अरेंज करो। जैसे मैंने बोल दिया गंधार, गंधार, अवंती, अवंती, अश्माका, और आपका मैं कुछ और दे देता हूं, हाँ मगध दे देते हैं, ठीक है, मगध। अब मैं बोलूं कि इन 4 को जो है आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है अरेंज कीजिए, तो आप कैसे करेंगे इसको अरेंज, ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। तो मैं अब अगर नॉर्थ से साउथ करूंगा तो मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये मैप आप याद वहां लेकर नहीं जा सकते ना, माइंड में कैसे क्लियर होना चाहिए कि भाई शकुनी जो है वो कहां से है, वो ऊपर उधर पाकिस्तान वाले एरिया से, और शकुनी के ऊपर एक और बैठा है कंबोज, जिसको कि ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि अनकल्चर्ड जगह है, कंबोज को अनकल्चर्ड जगह बोला करते थे, यानी ये दोनों ही दूषित हैं, ठीक है। तो ये दोनों दूषित सबसे ऊपर है पाकिस्तान वाले एरिया में, उससे याद रखेंगे। और सबसे दूषित कौन है, ऊपर कंबोज है ना, सबसे दूषित हो गया। तो सबसे ऊपर क्या आया, कंबोज आया, कंबोज आया, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। कंबोज के बाद क्या आया आपका, गांधार आया, गांधार, ठीक है, गांधार आया। फिर उसके बाद आप नीचे आते जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे बीच में मध्य भारत के आसपास आपको अवंती देखने को मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि अवंती और जो अंग है, ठीक है, अवंती और मगध जो है आपस में ये जो है भिड़ते भी रहते थे, इनकी भी लड़ाई होती थी। तो अवंती यहाँ आएगा और अवंती के नीचे मगध आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, फिर आप अवंती कर लो, अवंती के नीचे मगध कर लो, और मगध के और अश्माका जो है वो सबसे नीचे आएगा, सबसे साउदर्न मोस्ट अश्माका है, तो अश्माका जो है सबसे नीचे आएगा। ये मैं बस ऐसे बता दिया आपको ताकि आपको पता लग जाए। चलिए, हिंदी भाषा में भी पूरा मैप बना दिया, एक एक चीज आपको दिख रही होगी, आराम से इसको पढ़ते रहना, ठीक है। यही सारा हिंदी में लिख दिया, अब इसका कोई दोबारा से उसको हिंदी में बोल के कोई सेंस नहीं है, समय खराब होगा अपना। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। विच रीजन एमर्ज्ड एज द डोमिनेंट महाजनपद बिटवीन 6th एंड 4th सेंचुरी। तो 6th से 4th सेंचुरी के बीच में जो है हमें पूछ रहा है ना, क्योंकि ये BCE की बात हो रही है। तो आप जो है रुको, 6 BC से 6 BC पुरानी होगी और 4 BC जो है थोड़ी नई होगी, ऐसे आप समझ लीजिए। और जो आपका वैदिक एज खत्म हो रही है वो लगभग कहाँ पे आके खत्म हो रही है आपकी, लगभग 600 BC के आसपास खत्म हो रही है, ठीक है। तो 600 से 6 BC के बीच में इंसान जो है तरक्की कर रहा था, एरियाज में कन्वर्ट हो रहा था, कॉलोनीज में कन्वर्ट हो रहा था, अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहा था। तो आप देखिए 6 BC के आसपास की ये बात हो रही है कि जो महाजनपद है 6 से 4th के बीच में कहाँ पे अराइज हुए हैं भाई मेरे। तो ये जो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट महाजनपद अराइज हुआ है वो मगध के अंदर हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया के अंदर जो महाजनपद अंग है उसकी कैपिटल पूछ लिया। देखो वही जो टेबल मैंने आपको बताया वो सारा आपको टेबल याद होना चाहिए। बिल्कुल माधुरी ने, दीक्षा ने, श्रद्धा ने, अच्छा बिल्कुल सही बताया है ना, ठीक है। तो अब ये जो है आप देखो अंग की जो राजधानी है, ये मैंने आपको चंपा और चंपा नगरी दोनों बताया था, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है ना। तो चंपा या चंपा नगरी भी लिखा आ जाए तो आप इसको जो है उत्तर मार्क कर देंगे। उसके बाद आप देखो तक्षशिला की बात कर रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, शकुनी कहाँ से है, तक्षशिला से है, ठीक है। तक्षशिला या फिर गंधार कह लीजिए। तो गंधार नरेश शकुनी से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। मैं वापस से लिख भी देता हूं, किससे याद रख सकते हो आप, शकुनी से रख सकते हो। गांधार इसलिए क्योंकि शकुनी की बहन जो थी उसका नाम क्या था, गांधारी था, और उसका जो शादी किससे हुई, धृतराष्ट्र से हुई है। उसी का चक्कर में बदला लेने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भीष्म ने जो है शकुनी का बाप और इसके पूरी की पूरी फैमिली को खत्म किया था, और इसको जो जबरदस्ती जो है ये शादी धृतराष्ट्र से करवाई गई थी, और इसी का बदला लेने के लिए जो है, क्योंकि इसके बाप को कैद रखा था काफी समय के लिए, फिर मार दिया था, कुछ ऐसा कंसेप्ट है। तो इसके बाप ने जब शकुनी उसको मिलने जाता है जेल में, तो उसका पैर तोड़ा था शकुनी का, ताकि शकुनी को याद रहे। ऐसा कुछ कंसेप्ट भी है इसके पीछे कि जीवन भर उसे याद रहे कि उसके
पूरे कुनबे के साथ क्या हुआ, और वही काम जो है फिर शकुनी ने इधर किया। ऐसा एक कहानी है, सच है झूठ है आपको पता होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अब चलो अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं महाजनपद के बारे में। हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। जैसे काशी जो है, ये कॉटन टेक्सटाइल की मार्केट और घोड़ों की मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो काशी को याद रखेंगे, भगवान शिव की नगरी भी इनको बोला जाता है। फिर चंपा, यानी कि जो अंग वाला प्रदेश है, चंपा नगरी अंग की ही तो कैपिटल है, ये जो है ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी, यानी कि व्यापार और वाणिज्य के लिए चंपा जानी जाती थी, और काशी जो है घोड़ों के बाजार के लिए और सूती वस्त्रों के लिए जानी जाती थी। फिर वज्जी की बात करते हैं तो 8 कुलों के संघ का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग मिल के उसको चलाते थे, तो यहाँ पे आप देखो वाजी मल्ला अशमाका, ये ऐसे याद रखना है, वाजी मल्ला अशमाका, ये पूरा ऐसे लाइन से आपको राइम की तरह याद रखना है, वाजी मल्ला अशमाका। तो वाजी जो है भाई मेरे, यहाँ पे 8 क्लैंस, 8 कबीले रहा करती थे बड़े बड़े, और वो 8 कबीले, आप देखो कि एक को अगर राजा बना देंगे तो गड़बड़ हो रही है, लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो 8 के 8 जो है अपनी बात रखते थे। ऐसे समझ लो, समथिंग लाइक डेमोक्रेसी टाइप, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आप कह सकते हो, बट है नहीं थी, है ना डेमोक्रेसी, बस ये कह सकते हो 8 क्लैन के एक एक राजा होता था, और उन 8 की बात मानी जाएगी, तब आके बात होगी। सेम ऐसी मल्ला में, सेम ऐसी असाका या अशमाका में होता था। सो इनको आप एक तरह से रिपब्लिक घोषित कर सकते हो, बाकी सबको मोनार्की, यानी कि जहां राजा रजवाड़े हुआ करते थे। उसके बाद आप देखिए कि जो बुद्ध का टाइम है, बुद्ध डाइड इन दी विसिनिटी ऑफ कुशीनगर। अभी मैंने आपको अलग अलग महाजनपद के बारे में बताया, तो जो कुशीनगर जगह है वहां पे बुद्धा की मृत्यु होती है, और बुद्धा, महावीर, ये सब इसी टाइम के हैं। फिर नॉर्दर्न पांचाल की बात करते हैं, जहां से द्रौपदी है भाई मेरे, उनकी जो राजधानी कैपिटल की बात करें, नॉर्दर्न पांचाल की बात कर रहा हूं, तो उसको आई छतरा बोल सकते हैं। फिर जो साउदर्न पंचाल होता था, उसकी राजधानी को काम्पिल्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 भागों में जो पांचाली का जो पूरा का पूरा राज्य है, 2 भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ और साउथ में। तो ऊपर की राजधानी अलग, नीचे की अलग, ऐसे है, ठीक है। अहि छतरा ऊपर की होगी, काम्पिल्य नीचे की होगी। उसके बाद विराट नगर की बात करते हैं, तो ये जो है पांडव जहां पे छुपे थे वो यही था। राजा विराट के महल में गए थे ना, याद है, युधिष्ठिर उनको जुआ खेलना सिखाता था, और भीम जो है वो रसोईया बन गया था, अगर याद हो आप लोगों को, तो ये वही वाली जगह है, ठीक है जी। जी उसके बाद मथुरा जो है, मथुरा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है जंक्शन ऑफ 2 फेमस ट्रेड रूट, 2 ट्रेड रूट उस टाइम पे हुआ करते थे, एक था उत्तर पथ, एक था दक्षिण पथ, तो वो मथुरा जो है उनके जंक्शन पे था, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा व्यापार हुआ करता था। जो कंबोज है भाई मेरे, ये इसको अनकल्चर्ड बोला करते थे। अभी मैंने बताया 2 जगह, एक कंबोज और एक गंधार। गंधार अनकल्चर्ड नहीं था, लेकिन शकुनी की वजह से उसको हम अनकल्चर्ड समझ रहे हैं, अदरवाइज गंधार वॉज नॉट अनकल्चर्ड, है ना। कंबोज को अनकल्चर्ड माना करते थे सब लोग। उसके अलावा जो बुद्धा ने है, बुद्धा ने क्या किया है, अपने आप को कोसला बोला है, किसमें, मझिमा निकाय के अंदर। ये एक टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का टेक्स्ट, तो वहां पे जो है बुद्धा ने अपने आप को कोसला नाम दिया है। तो ये आपसे पूछा गया था एक बार, ये मैंने लिख दिया यहाँ। इसके अलावा जो काशी है, उसके अंदर बहुत सारी क्लॉथ मार्केट है, ये तो हम ऊपर भी कर चुके हैं, ये तो सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पंचाल जो है 2 भागों में, अहिछत्र और काम्पिल्य में बटा हुआ है। विराटनगर जो है वही पांडवों के छुपने की जगह रही। मथुरा जो है उत्तर पथ और दक्षिण पथ 2 ट्रेड रूट हुआ करते थे, उनके जंक्शन पे है। ब्राह्मणों ने कंबोज को जो असंस्कृत माना है, और मजमा निकाय में जो है बुद्ध स्वयं को कोसला बोलते हैं, ठीक है जी। चलो अब इनकी थोड़ी सी टैक्सेशन वगैरह पे भी एक बार क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये सारा चीज जो है बिंबिसार वगैरह फिर आगे तक चलती रहेगी, लेकिन डिस्कस हम यहीं पे कर रहे हैं। तो जो भाग होता है इनका, एक टैक्स होता है भाई मेरे भाग। जैसे ये आपकी जमीन है भाई मेरे, इस जमीन को आप 6 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब 6 बांट ली है, तो जो 1/6 भाग होगा ये राजा का माना जाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। और इसके अलावा जो ये तो क्रॉप्स का हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो लिया करते थे, जरूरी नहीं कि फार्मर से ही लेंगे, आर्टिसन से भी लिया करते थे। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, आर्टिसंस या कोई कारीगर हुआ करते थे, उनसे भी लिया करते थे। उनसे क्या लिया करते थे, ये लेबर की फॉर्म में लिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे कैश काइंड की फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेबर की फॉर्म में ले सकते हैं कि भाई ये लोग जो है दरी बुनने वाला है, अगर तो दरी बुनने वाले से भी ये कितने दुष्ट हैं यार, टैक्स ले रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई तू दरी बुन रहा है तो ऐसा कर, महीने में 2 दिन हमारे महल की दरी बुन दे। लेकिन वो टैक्स ही हो गया एक तरह से, पैसे नहीं ले रहे तो 2 दिन महल की दरी बुनवा रहे, तो वो टैक्स ही हो गया एक तरह से, और क्या हो गया, उसकी 2 दिन की कमाई हो गई ना। ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो यानी कि लेबर की फॉर्म में भी टैक्स लिया करते थे, ये आपसे पूछा जाता है कई बार पेपर में। उसके बाद देखो कि एक बार ये प्रश्न बड़ा अजीब सा पूछा गया, बट याद रखना है कि आयरन माइंस जो झारखंड के अंदर हैं, ठीक है,
वो कौन से टाइम से संबंधित है, ऐसे एंशियंट टाइम से संबंधित है कि एंशियंट टाइम में उसको क्या बोला जाता था, तो उसको मगध बोला जाता है भाई मेरे उस टाइम पे, ये पूछा गया था। अब इसके पहले अगर आप देखते हैं ना, मगध तो बहुत पुराना हो गया, मगध के आगे अगर थोड़ा सा चल के देखें तो ये थोड़ा सा बिहार झारखंड वाला एरिया हो जाएगा। फिर जो 2000 में बिहार को अलग कर दिया, झारखंड को अलग कर दिया, तो वो कंसेप्ट सारे के सारे आपको दिमाग में होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमें महाजनपदों में एक ऐसे करके रिंग करके जो है ना, यानी कि सर्कुलर से रिंग करके खड्डे से मिले हैं, वेल मिले हैं। अब ये जो रिंग वेल है भाई मेरे, ये कोई पानी के कुएं नहीं मिले हैं, पानी के हो सकते हैं लेकिन मेजरली जो है इनको कचरे के कुएं बोला जाता है। हालांकि ड्रेनेज के लिए भी इस्तेमाल इनका हुआ है ना। तो ये दोनों ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ये पूछा जा सकता है, ड्रेनेज और गार्बेज के लिए, दोनों के लिए जाने जाते हैं। जबकि ऐसे ही सर्कुलर लैंप आप समझो जो हमें उसमें मिले थे, इंडस वैली में मिले थे, उनको फूड स्टोर करने के लिए रखते थे, लेकिन इनको फूड स्टोर के लिए नहीं रखते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर मगध मैंने बताया आपको, तो गंगा और सोन नदी के तट पे है। अंगुत्तर निकाय जो है भाई मेरे एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि महाजनपद 16 थे। हमें पता कैसे लगा कि महाजनपद कितने थे, तो ये अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं भाई मेरे, तो वो गंगा वैली के पास हुई है, ये 6th सेंचुरी में हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले तो मैंने बता दिया था ना कि उसमें हो गई थी आपकी, क्या बताया था मैंने, हस्तिनापुर वगैरह वाले जो एरिया था वहाँ पे बता दिया था, कौशंबी के बारे में बता दिया था, लेकिन सेकंड जो है वो 6th सेंचुरी में आपको मगध वाले एरिया में देखने को मिलेगी। फिर फर्स्ट डायनेस्टी जिसने कि पूरे मगध पे रूल किया वो हरियंका डायनेस्टी, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये हैशटैग इंपॉर्टेंट का मतलब ये सारी पेपर में आई हुई चीज़ें, इनको आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद है, ये सब हमें बताया गया है। और मगध सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, गंगा और सोन नदी के तट पे था। और रिंग वेल जो होते थे ये कचरे के डंप और जल की निकासी के लिए इस्तेमाल होते थे। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन्ड अमंगस्ट अदर थिंग्स 16 स्टेट्स नोन एज। तो ये पूछ रहा है भाई कि जो बुद्धा के टेक्स्ट हैं और जैनियों के टेक्स्ट हैं उसमें 16 स्टेट्स या 16 राज्यों के बारे में बताया गया, उनको क्या बोला गया। तो मैंने अभी तो बताया महाजनपद बोला गया भाई मेरे, उनको महाजनपद बोला गया है। तो ये जो है ये इतना टॉपिक आया है आपका महाजनपद से, यानी कि अब इतना आपको पढ़ना है महाजनपद का। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जैनिज्म के बारे में। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट से। जैनिज्म, और जैनिज्म में ही जो है हमें जो मेजर पढ़ना है वो वर्धमान के बारे में पढ़ना है। यानी वर्धमान किसका नाम है, महावीर का नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महावीर सबसे पहले हैं, महावीर को आप रियल फाउंडर बोल सकते हैं, क्योंकि महावीर पूरे जैनिज्म को चरम सीमा पे लेके गए हैं। लेकिन महावीर से पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं, तो हम उनके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि आप देखिए कि अगर मैं देखता हूं कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, तो इसकी स्टार्टिंग फर्स्ट इनकारनेशन जो है वो है ऋषभनाथ। बहुत सारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले ऋषभनाथ हैं। फिर 23 में जो है वो है पार्श्वनाथ, उससे पहले नेमिनाथ आए थे। 24वें महावीर हुए हैं। तो हम जनरली सोचते हैं कि शायद जैनिज्म जो है महावीर ने ही स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है, वो स्टार्ट बहुत पहले हो चुका है। आप देखो ना, यानी 23 आदमी पहले आ चुके हैं महावीर से और वो प्रोपागेट कर चुके हैं। लेकिन 24 में जब महावीर आते हैं तो इसको जो है एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं। और एक्चुअली में इसमें फायदा भी रहा महावीर को, एक्चुअली में इस टाइम पे ये रहा कि बेस अच्छा बन चुका था। और उधर जो है वैदिक धर्म में जो है उस सिस्टम से लोग त्रस्त हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और राजा रजवाड़ा भी ब्राह्मण से एक तरह से परेशान हो रखे थे, मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि उनकी सुनवाई कम हो रही थी, ब्राह्मण की ज़्यादा हो रही थी, लोग ब्राह्मण के इम्पैक्ट में थे। और अल्टीमेटली वो जो धर्म बनाया गया था वो तो जनता को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था कि अराजकता ना फैले, कि राजा के विरुद्ध अगर हो जाएंगे लोग तो कैसे बात बनेगी। शुरू में तो ब्राह्मण ने जो है राजा को भगवान भी बनाया, लेकिन बाद में चल के जो है अपनी ही वर्चस्व को उसने ऊपर रखा है, कायम रखा है। इस वजह से राजाओं को जो है अब अगला कोई ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसको वो सपोर्ट कर पाए भाई मेरे, और जो है वापस से अपनी राज सत्ता को कायम कर पाए। तो उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि उस टाइम पे वायरलिटी नहीं होती जैसे आज रील की वायरलिटी हो जाती है, उस टाइम पे एक वायरलिटी हुई धर्म की, एक हुई जैनिज्म की, एक हुई बुद्धिज्म की। दोनों ने ही आम जो नागरिक थे उनको थोड़ा सा जो है एक पुश दिया। जैसे कि आप देखो कि आज अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको चिढ़ाएंगे कि अरे तेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, जबकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा तो वैसे भी नहीं है। तो वहाँ उस टाइम के जो लोग हैं वो दो भाषाएं बोला करते थे, प्राकृत और पाली। अब ये दो भाषाएं जो हुआ करती थी भाई मेरी, ये आम बोलचाल की भाषा थी। और ब्राह्मण जो भाषा बोलता था वो संस्कृत की भाषा बोलता था। अब मैं बार बार ब्राह्मण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैदिक धर्म तो ब्राह्मणिज्म में कन्वर्ट हो चुका है भाई मेरे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो वैदिक धर्म तो कुछ और था, लेकिन अब ब्राह्मणिज्म बन चुका है, इसलिए मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं वैदिक भी बोल सकता था इस केस में। बट असली कॉन्टेक्स्ट वो ब्राह्मणिज्म ही समझा जाएगा। तो अब ब्राह्मणिज्म में संस्कृत बोली जा रही है,
बाकी जो लोग जो है वो समझते नहीं है, और जो संस्कृत ना बोले उसको जो है हीन भावना से देखा जाता है, और शूद्र को वैसे ही नहीं ये वेद वूद पढ़ने के लिए। तो क्या मतलब बहुत सारा उसमें इतना ज़्यादा गला सड़ा तंत्र हो गया कि लोगों को वहाँ पे स्थान नहीं दिया जा रहा, आप ऐसे पॉइंट को समझिए। और दूषित तरीके से देखा जा रहा था, तो लोग उठ उठ के बोलते हैं कि ठीक है भाई, जब तुम हमें सम्मान नहीं दे रहे हम दूसरी जगह चलते हैं, ये दुकान वाला हमें भाव नहीं दे रहा हम दूसरी दुकान पे चलते हैं, वही वाली कहानी है, तो अगले दूसरी पे चले गए। तो अब उसको फिर बचाने का जो है ब्राह्मण को टेंशन पड़ गई, बाद में चल के फिर वो जो है जब उसे दिखा कि अरे यार ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया है ना, तो बाद में चल के फिर बचाएंगे। बट कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ से जो है एक तरह से एक पुश मिलता है जैनिज्म और बुद्धिज्म को, क्योंकि लोगों को एक सब्स्टिट्यूट चाहिए था। आई होप ये बात आप समझे होंगे। इसके बाद आप देखिए कि महावीर की अगर मैं बात करता हूँ तो महावीर का जो जन्म है इनका और बुद्धा का ये लगभग लगभग सेम सी चीजें हमें लगती हैं, थोड़े कंटेम्प्रेरी भी हैं और बातें भी इनकी सेम सी लगती हैं। ये भी घर को छोड़ रहे हैं, वो भी घर को छोड़ रहे हैं, ये भी मतलब किसी पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वो भी पेड़ के नीचे, है ना। सेम सेम सी कहानी है दोनों की। बट वट एवर इज द रीजन, आप समझो कि बर्थ जो है इनका 540 बीसी का है। इसका मतलब है कि अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो पहले आपको 0 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद वहां से 540 पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इनका बर्थ हो गया। कुंड ग्राम जगह में हुआ है जो वैशाली में पड़ती है। अभी मैंने आपको महाजनपद वगैरह बता दिए, तो वैशाली जगह में पड़ेगा। बर्थ की बात करते हैं तो बर्थ का नाम जो है इनका है वर्धमान कहलाया। तो ये कई बार पूछ लेता है कि महावीर के अलग अलग नाम बताओ, तो ये बर्थ का नाम जो वर्धमान है। और क्लैन कौन सी इनकी, जंत्रिका क्लैन है भाई, क्षत्रिय क्लैन एक तरह से है। तो कुल मिला के कहानी ये कि बुद्ध भी क्षत्रिय है और महावीर भी क्षत्रिय हैं, और दोनों ही दूसरे धर्म को प्रोपागेट कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि क्षत्रिय लोग भी त्रस्त हो चुके थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। फैमिली की बात करते हैं तो आप देखो ये सिद्धार्थ जो लिख रखा है वो बुद्धा का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन इनके पापा का नाम सिद्धार्थ है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो वो जो है वही जंत्रिका क्लैन के हेड हुआ करते थे। और मदर जो थी वो थी त्रिशला, और त्रिशला जो है वो लिच्छवी चीफ चेतक की जो है सिस्टर है। तो अब लिच्छवी किसको बोलते हैं, नेपाल का जो एरिया था ना, नेपाल के एरिया को बोलते थे लिच्छवी एरिया, ठीक है। तो वहां की जो राजा था वो चेतक था, चेतक की बहन कौन हुई, त्रिशला हुई। तो त्रिशला की शादी जो सिद्धार्थ से हो रखी थी, इन दोनों का बच्चा हुआ जिसको हमने महावीर बोल दिया। एल्डर ब्रदर की बात करते हैं तो नंदीवर्धन है। जब ये जाएंगे घर छोड़ के तो अपने भाई नंदीवर्धन से ही परमिशन लेके जाएंगे, ये बातें ध्यान में रखनी है। और वाइफ जो है इनकी यशोदा है, जबकि बुद्धा की वाइफ यशोधरा है। तो ये मैं वही कह रहा हूं कि लगभग लगभग इनकी चीजें सेम सेम सी दिखाई देंगी आपको। उसके बाद डॉटर की बात करते हैं तो अनुजा प्रियदर्शनी, ये इनकी जो है बेटी का नाम है। और बेटी की जो शादी है ये अपने ही एक शिष्य से करते हैं, जो इनका सबसे पहला शिष्य था। जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जो सबसे पहला इनका शिष्य बनता है उसका नाम था जमाली। और जमाली से ही अपनी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी की जो है ये शादी कर देते हैं। तो यानी कि जमाली जो है इनका पहला शिष्य भी है एनलाइटनमेंट के बाद, और इनका जमाई भी है, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने बता दिया, प्रथम जो है वो ऋषभनाथ है, 23वें पार्श्वनाथ है, 22वें नेमिनाथ है, और 24वें जो है वो महावीर आते हैं। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में पड़ता है। परिवार की बात करते हैं तो पिता सिद्धार्थ हो गए, माता त्रिशला हो गई, बड़े भाई नंदीवर्धन हो गए, पत्नी यशोदा हो गई, और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी हो गई, जिसकी शादी जमाली से हुई थी। अब बात करते हैं हम कुछ कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे महावीर हैं, तो महावीर के को टाइटल भी मिल रखा है, तो वो क्या क्या टाइटल है और क्या क्या इनके दूसरे नाम है। वर्धमान तो नाम है ही है, एक पेपर में गौतम के नाम आ रखे थे, ठीक है। गौतम है, सिद्धार्थ है, ये जो अपना बुद्धा है ना, ये सारे के सारे जो है बुद्धा के नाम आ रखे थे, ठीक है। तो तथागत है, ऐसे 3-4। तो उसमें पूछ रखा था कि बताओ कि कौन से बुद्धा के नाम है कौन से नहीं है, एक वैसा वाला ऑप्शन था, मल्टीपल चॉइस वाला। तो सेम आप देखिए कि इसमें भी पूछ सकता है। तो महावीर का जो नाम महावीर तो है ही है, वर्धमान भी है, साथ में इनको जो है अरहत के नाम से भी जाना जाता है, या अरहत टाइटल से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा बर्थ प्लेस बता दिया, मदर बता दिया, वाइफ बता दिया, सन इन लॉ बता दिया है, आपको क्लैन भी बता दिया है। ये एक आपका वो हो जाएगी, तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। बस वही फैक्ट्स हैं, शॉर्ट में बता दिए। फिर जो इनको कैवल्य मिलता है, कैवल्य का मतलब होता है एनलाइटनमेंट। जो इनको मिला, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो रिजुपालिका नदी के तट पे होती है भाई मेरे। और पेड़ कौन से के नीचे होती है, जैसे बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे हुई थी, इनको साल ट्री के नीचे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि पावा जो है, मैं पावा के बारे में बात करूंगा। ये रही वो पावापुरी, जिसमें मैंने बोला था आपको कि जो महावीर हैं इनकी मृत्यु वहां पे हुई थी, और ये रही वो पावापुरी। इसी को आपापुरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे इनकी डेथ होती है। चलो फिर हम बात करते हैं रिनाउंसिएशन की। तो आप देखिए कि पहले तो अपने क्लैन में रह रहे हैं, बट अचानक से जब 30 साल के आसपास की एज होती है तो इनको ध्यान में आता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। इनके भी बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्टेक्स्ट था। तो ये अब कुछ
समाज के लिए करना चाह रहे हैं या एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये जब 30वें साल में थे, 30 साल जब पूरे कर लिए, तो ये अपने भाई नंदीवर्धन के पास जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि भाई अब मैं घर को त्याग के बाहर जा रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को जो है चीज़ों को समझना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है और कुछ अलग करना है। तो ये नंदीवर्धन से परमिशन लेके जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये एक बार पेपर में पूछा गया था। और 12 साल तक जो है ये भटकते हैं, जिसमें ये लिखा है ना ब्रदर्स कंसेंट, तो ये नंदीवर्धन ही है। 12 साल तक भटकने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बुद्धा को 6 साल में हो गई है, इनको 12 साल में हुई है। अब ये नहीं है कि अरे यार ये तो कमजोर थे, ऐसे नहीं बात है, जिसको जब हो जाए। और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब यही है कि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाए, समझ आ जाए कि भाई मेरा अस्तित्व क्या है और मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। ये वो वाली बात है, ये कोई जादू शक्तियों वाली बातें नहीं किया करते थे। फिर ऑस्टेरिटी प्लेस की मैं बात करता हूँ, यानी कि जहाँ पे इनको मिला है वो जरम्बिक ग्राम विलेज है, रिजुपाली का रिवर है, साल ट्री है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, तो गाँव का नाम भी बता दिया है। अब ये एक बार पेपर में पूछा था कि कितने साल भटकने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो 12 साल के बाद हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लैंग्वेज कौन सी थी जो जिसमें ये टीच किया करते थे, तो ये आम बोलचाल की भाषा में किया करते थे। जैसे बुद्धा ज्यादातर पाली में करते थे और ये प्राकृत में करते थे, तो ये जो है प्राकृत आ जाएगा। अब इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्धा ने आई थिंक सारनाथ में जहां दिया, इन्होंने जो है राजगृह में दिया। तो बुद्धिज्म में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बुद्धिज्म से बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन मैं दोनों को कोरिलेट करता जा रहा हूं ताकि वहां पे भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। और पहला सरमन कहाँ दे रहे हैं, राजगृह में दे रहे हैं। और राजगृह कहाँ की राजधानी है भाई मेरे, गिरिवराज राजगृह, मैंने आपको बताया मगध की राजधानी है। और मगध में कौन बैठे हैं, बिंबिसार बैठे हैं। ये बात याद रखना, या हम आगे बिंबिसार पढ़ेंगे राजा रजवाड़ों के बारे में, तो आपको समझ में आएगी। फिर इनके जो पहले डिसिपल हैं पोस्ट एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद, वो जमाली है और वही इनके सन इन लॉ भी हैं। फर्स्ट फीमेल डिसिपल आपसे पूछ सकता है कि औरत कौन बनी इनकी सबसे पहली क्या कहते हैं डिसिपल शिष्य, तो ये है चंदना। ठीक है, तो चंदना बनती हैं। इसके अलावा फेमस फॉलोअर्स की बात करते हैं तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु, इन दोनों ने क्या कांड किया वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको हंसी भी आएगी इस वाली पूरी कहानी में। तो अभी हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम अपनी पूरी कहानी के जो वो है ना कॉन्टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे कैरेक्टर क्या क्या है, भूमिका बांध रहे हैं। इसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के जो है 30 साल की उम्र में इनको ध्यान आया कि अब मैं त्याग करता हूं अपने घर का, तो 12 साल के लिए तपस्वी बने हैं। भाई की सहमति से गए हैं भाई मेरे, जम्बिक ग्राम विलेज के अंदर रिजुपालिका नदी के पास साल के पेड़ के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्राकृत भाषा में उपदेश किया करते थे। पहला उपदेश राजगृह में दिया है। पहला शिष्य जमाली बनता है, पहली महिला शिष्य चंदना बनती है। और प्रसिद्ध अनुयायी जो है स्थूलभद्र और भद्रबाहु हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं। तो इनके बारे में आगे बात करेंगे। चलो फिर हम बात करते हैं कि ये किसके कंटेम्परेरी, यानी कि जो महावीर हुए हैं ये किस दौर में हुए हैं। जैसे अब मैं कोई पूछ ले कि मोदी किसके दौर के हैं, तो भाई आप यही बोलोगे ना कि शी जिनपिंग हो गया इस टाइम पे, उधर जो है ट्रंप हो गया, बड़वा ट्रंप है ना, उसको मैं यही बोलता हूँ बार बार, तो इस टाइम के हैं, तो यही बोलेंगे। अब कंटेम्परेरी राहुल गांधी भी कंटेम्परेरी हो गए, तो ऐसे ही ये हमसे पूछ रहा है कि भाई कंटेम्परेरी कौन है इनके, यानी कि एक समय में जो दूसरे लोग उस टाइम पे कौन कौन मौजूद थे। तो इससे एक्चुअली में हमें पेपर में कई बार जो है ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद मिल जाती है, आप हेडशॉट लगा सकते हैं। तो कंटेम्परेरी की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो बिंबिसार हुए हैं वो हर्यंका डायनेस्टी के पहले राजा हुए हैं, और वो जो है इनके भी कंटेम्परेरी और बुद्धा के भी कंटेम्परेरी हैं, तो दोनों के कंटेम्परेरी हैं। इसके अलावा आप देखना कि मखाली घोष भी इसी टाइम पे हुए हैं, यानी कि जब तक इनको एनलाइटनमेंट मिलनी थी उससे पहले जो है ये एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम है मखाली घोष। और ये जो मखाली घोष है इन्होंने एक्चुअली में एक सेक्ट शुरू किया था, आजीविका सेक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो आजीविका सेक्ट है ये भी कहीं ना कहीं जैनिज्म का ही जो है एक पार्ट बन जाता है। बट आप ध्यान में रखना, आजीविका सेक्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही आजीविका सेक्ट है जिसको पैट्रोनाइज कौन करता है, बिंदुसार करता है, चंद्रगुप्त का बेटा। चंद्रगुप्त किसको कर रहा है, चंद्रगुप्त जो फैलाता है वो जैन धर्म को फैलाता है, लेकिन जो बिंदुसार है उसका बेटा है वो ज्यादातर जो किसी पे फोकस करता है तो आजीविका सेक्ट पे करता है। हालांकि लगभग सेम ही है, इसमें ज्यादा कोई अंतर है नहीं है। तो बिंदुसार का लेना देना आजीविका सेक्ट से है। उसके बाद टीचिंग्स की बात करते हैं, तो इन्होंने 5 टीचिंग दी थी जो अभी हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन कई बार अगर बिल्कुल शॉर्ट में आपने देखना तो 5वीं टीचिंग किसने दी थी, तो वो 5वीं टीचिंग जो दी थी, 5वां जो उपदेश दिया है वो भाई मेरे इन्होंने दिया है। इन्होंने क्या बोला, 5th महाव्रत के बारे में बताया था, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, कि भाई तुम्हें कुछ भी और कांड नहीं करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये इन्होंने ही बोला था। ठीक है, और अभी जो है हम बहुत सारे आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपको दिमाग में हो कि भाई जैन लोग हैं, ये प्याज वगैरह क्यों नहीं खाते हैं, लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। फिर ये कभी खेती में हमें क्यों नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ बिजनेस में ही क्यों दिखाई देंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर एक ये भी कंसेप्ट आएगा कि भाई आत्मा को ये लोग मानते हैं या नहीं मानते, इस बारे में भी बात करेंगे। क्या वेदों की सुप्रीम अथॉरिटी को मानते हैं, तो वो मैं अभी बता दूं कि वेदों की सुप्रीम अथॉरिटी को क्रॉस करते हैं, एग्जैक्ट नहीं मानते हैं वेदों की सुप्रीम अथॉरिटी को। ठीक है, अच्छा इनकी डेथ की बात करते हैं, तो डेथ जो है 468 बीसी में हो रही है भाई मेरे, ये पावापुरी बिहार में हो रही है। लगभग 72 साल की आयु में जो है इनका निधन होता है।
और पावापुरी को यापापुरी बोलते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है जी, तो ये किसके काल में हुए हैं? तो बिंबिसार राजा के काल में ये जो है हुए हैं। मुलाकात इनकी मखाली घोषाल से होती है भाई मेरे। पांचवा महाव्रत इन्होंने जो जोड़ा वो ब्रह्मचर्य का जोड़ा है। और इसके अलावा बिंदुसार जो है आजीविका सेक्ट को जो है उन्होंने प्रमोट किया था। और इसके अलावा पावापुरी में आपापुरी के अंदर इनकी मृत्यु होती है 468 बीसी के अंदर होती है भाई मेरे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि कोई नया तीर्थंकर नहीं आता है। अब उसमें क्या होगा भाई, ये अपने समय में ही जो 11 गंधर्व बना गए थे। अब वो जो 11 गंधर्व हैं या गंधर्व कह लीजिए, गंधार जो हैं, ये जो है पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने जो है ये इनके अंडर आ गए थे 11 गंधर्व, और इन्होंने इनकी जिम्मेदारी लगा दी कि अब जो प्रोपागेशन करनी है आप लोगों ने करनी है जैनिज्म की। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये 11 के 11 जो है भाई मेरे 10 तो इसमें से लुढ़क गए। अब इनको थोड़ी पता था कि ये 10 के 10 लुढ़क जाएंगे, पता नहीं कैसे लुढ़क गए हैं। अब बचा एक, तो एक बचा तो भाई मेरे वो उसका नाम क्या है, 11th जो बचता है आपका वो है आर्य सुधर्मन। ठीक है, जिन्होंने फाइनली फिर जो जैन धर्म को जो है प्रमोट किया था। लगभग 600 बीसी के आसपास की ये बातें हो रही हैं। ठीक है, 600 बीसी इसलिए बोल रहा हूँ मोटा मोटा, क्योंकि आप देखो ना 550 बीसी के आसपास ही बुद्ध और ये सब हुए हैं, तो इस वजह से मैंने मोटा मोटे तौर पे ऊपर 600 बीसी लिखा है। चलो, अब आर्य सुधर्मन के आगे क्या होता है मैं वो बता देता हूँ फटाफट से। आर्य सुधर्मन के बाद आते हैं जम्बू, जम्बू के बाद आते हैं प्रभावा, प्रभावा के बाद स्वयंभवा, उसके बाद आते हैं संभूति विजया। अब ये संभूति विजया के आगे मैंने जो कुछ लिखा है ये इसलिए लिखा है, ये बीच वाले याद रखने की आपको इतनी जरूरत नहीं है, बस आर्य सुधर्मन को याद रखना जरूरी है क्योंकि यही बच्चे थे जिन्होंने प्रोपागेट किया। लेकिन इनके आगे जो आपको ये याद रखना है, ये ठेरावाद है पूरा का पूरा, है ना। तो अब आपको जो याद रखना है संभूति विजय का, क्यों याद रखना है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि संभूति विजय किसके कंटेम्परेरी है, धनानंद के, और ये वही धनानंद है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हराएंगे। तो ये जो है इसलिए इनसे पूछा जा सकता है। फिर भद्रबाहु की बात करते हैं, तो भद्रबाहु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्परेरी है। और भद्रबाहु और स्थूल भद्र की कहानियां अभी हम देखेंगे। एक्चुअली में एक बनता है सेक्ट यहाँ पे श्वेतांबर, एक बनता है दिगंबर, यानी कि ये बिल्कुल नंगे रहेंगे और ये जो सफेद कपड़े पहनेंगे। तो ये कैसे बनता है उसकी कहानी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, श्वेतांबर बनाम दिगंबर। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी हम जो है पहले महावीर के बारे में कुछ कुछ चीजें और देख लेते हैं कि भाई इनकी टीचिंग्स वगैरह क्या थी, उनसे प्रश्न जो है बन सकते हैं। सबसे पहले आपको कोर डॉक्ट्राइन और लिटरेचर देखना है। तो 3 रत्न है इसके अंदर, 3 ज्वेल जिनको बोलते हैं, जिसपे ये सारा का सारा सिस्टम जो है महावीर का टिका हुआ है। पहला क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन। इसका ये मतलब नहीं कि समय से दर्शन कर लो, इसका मतलब है राइट फेथ। आपका जो विश्वास है वो एक सही जगह पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, यानी कि राइट फेथ। फिर दूसरा है सम्यक ज्ञान। ये जनान जो लिखा होता है ये जनान नहीं होता, इसको ज्ञान बोलते हैं, या फिर ज्ञान बोल लीजिए। अब वैसे तो ज्ञान होता है, लेकिन अब आम बोलचाल में हम ज्ञान ही बोलते हैं, तो आप ज्ञान बोल लो। तो राइट नॉलेज जो होता है, यानी कि सम्यक ज्ञान का मतलब है कि एकदम करेक्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। और तीसरा होता है सम्यक आचरण, यानी राइट कंडक्ट या राइट एक्शन। ये तीनों जब एक व्यक्ति के पास आ जाते हैं तो फिर वो समझ लो कि लगभग जो है जिना को अचीव करने की कोशिश करता है, यानी वो कॉन्करर हो जाता है, हर चीज को जो है जीत लेता है, ऐसे आप समझ लीजिए। अब आप देखो कि बिंबिसार जो है वो इनके कंटेम्परेरी हैं वर्धमान के, और बुद्धा के, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ताकि आपको भूले ना। इसके अलावा 5 टीचिंग जो मैंने बताई थी, 5वां महाव्रत तो इन्होंने ऐड किया, लेकिन टोटल 5 जो इनसे पहले भी तो लोग ऐड कर गए ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है नॉन इंजरी, भी किसी को नहीं मारना है। ठीक है, दूसरा होता है सत्य, तीसरा होता है अस्त्य। अस्त्य मतलब कि कुछ चुराना नहीं है। सत्य का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना, अस्त्य का मतलब कुछ चुराना नहीं है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि नॉन पोजेशन। ये जो अपरिग्रह है ना भाई, इसको स्टार मार्क कर लो। अभी ये जो होने वाला है ना आगे, अभी थोड़ी देर में जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ श्वेतांबर दिगंबर की, सारा कलेश इसी चक्कर में होगा। तो ये चौथे नंबर का पॉइंट आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसकी कहानी बताता हूँ। जी स्टडी ग्रुप भाई, एकदम आप सही बोल रहे हैं। सल्ले खाना भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो दोस्त, सब बताऊंगा। अभी सल्ले खाना तक पहुंचने तो दो पहले। फिर आता है 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो यानी सेलिबेसी, यानी कि सेक्सुअल चीज़ों से दूर रहना है, एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वीर्य को संचय करना है, एक तरह से ये आप समझ लीजिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन वाला जो ऐड किया है ये महावीर ने ऐड किया, ये लास्ट वाला है। ठीक है भाई मेरे। इसके अलावा अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, जैसे इसमें अहिंसा लिखा है, अहिंसा जो है इसके ऊपर थोड़ा ओवर इम्फेसाइज है। हालांकि बुद्धा ने भी अहिंसा की बात की, अहिंसा की तो गांधी ने भी कर दी बात, लेकिन यहां ओवर इम्फेसाइज हुआ है। ओवर इम्फेसाइज का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई कीड़ा भी दिख गया तो आपको उसको मारना नहीं तो हिंसा हो जाएगी। ठीक है, और यही कारण है, अब जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं एक, जो आपको पता होना चाहिए। इसी के चक्कर में जो है, अहिंसा के चक्कर में ही जो है, ये कभी भी आपको जो है फार्मर नहीं मिलेंगे, यानी कि जो जैन होगा वो कभी भी फार्मर नहीं
नहीं होगा। उस टाइम पे इकोनॉमी के दो ही भाग हुआ करते थे, या तो व्यापार या फिर आप जो कृषि कर लीजिए, ये दो मेजर हुआ करते थे। तो जैन लोग कभी भी जो है फार्मिंग नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे कारण है कि जब भी हम हल चलाते हैं तो कई सारे मिट्टी के नीचे कीड़े वगैरह जो है वो मर जाते हैं, और उसका फिर हमें पाप लगता है। और ये बोलते हैं कि भाई हमें किसी को भी नहीं मारना है, एक छोटे से छोटे कीड़े को भी नहीं मारना है, ठीक है। दो बात तो वो सही है कि मत मारो, कोई मतलब नहीं है, बट कितना देखोगे भाई मेरे, तुम तो रोज चलते हो पैदल, कहाँ कहाँ देखोगे, है नीचे आ गई चींटी और दबगी तो क्या करोगे, है वहीं पे उसका अंतिम संस्कार करने बैठ जाए, अरे यार आंसू बहा रहे अभी चींटी मर गई, अब क्या करें भाई इस चीज में, ये भी तो दिक्कत है। तो यानी कि ये फार्मर नहीं होंगे कभी भी। अब इन्होंने सोचा कि क्लीन ट्रेड इस्तेमाल करते, कि क्लीन चीज क्या है, तो भाई ट्रेड कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं। ट्रेड में एटलीस्ट आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, है गबन करोगे पैसे का या कुछ और कांड कर दोगे, लेकिन कम से कम किसी को मारोगे नहीं, पाप छोटा लगेगा। इस वजह से इन्होंने जो है फोकस किया ट्रेड के ऊपर, ठीक है भाई। मैंने ये एक कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहीं पे आपको बता दिया। कह रहे हैं मजेदार है सर। हाँ, ये खाने वाला कंसेप्ट भी बता देते हैं। हाँ, इन्होंने बोला कि खाना क्यों खाते हैं, ये भी बता देते हैं कि फूड की बात करते हैं तो ये जो है आप समझो कि एक्चुअली ये सारा कंसेप्ट टिका हुआ है सोल के ऊपर। फूड की बात करते हैं तो ये भी मैं बता देता हूं, अब इन्होंने पूछ ही लिया तो, कि खाना जो है, प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है, तो फिर खाना क्यों खाते हैं, तो वही कारण है। ये देखते हैं भाई मेरे कि एक जो चीज है, कोई भी बीइंग है, ये बोलते हैं, इनका जो महावीर का कंसेप्ट है ये टिका हुआ आत्मा पे, है ना। ये बोलते हैं हर चीज के अंदर एक आत्मा है, सोल है। मैंने वही बोला ना कि इनका कुछ कुछ इन्होंने जो है एक्चुअली में जो वेद है ना, उनका कहीं ना कहीं आपको यहां पे भी देखने को झलक मिलेगी, लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी उसको मानने से बस मना कर रहे हैं, क्योंकि उपनिषदों में भी आप समझो आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आत्मा के कंसेप्ट को मानते हैं और रीबर्थ को भी मानते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि हर चीज में एक आत्मा है। अब उसमें क्या होता है, जो ज्यादा एक्टिवेटेड है, आप देखो कि जो ज्यादा एक्टिवेटेड है अगर आप उसको मारोगे तो आपको पाप ज्यादा लगेगा, लेकिन जो कम एक्टिवेटेड है आप उसको मारोगे तो पाप कम लगेगा। यानी कुल मिला के कहानी ये है, यू हैव टू बी लेस क्रूअल, यानी इंसान को जो है कम निर्दयी होना है। निर्दयी होना पड़ेगा अपने जीवन जीने के लिए, लेकिन कम निर्दयी होना है। अगर आपका गुजारा, आप समझो कि किसी एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, है ना, जैसे मान लो कि आप जंगल में गए, आप इतने काबिल हो कि आप मार के शेर को भी खा सकते हो, ठीक है, आप बहुत हष्ट पुष्ट हो, लेकिन आपने देखा कि एक जानवर पहले से ही मरा पड़ा, आपने उसका भक्षण करके अपना जीवन जी लिया 2-4 दिन जंगल में, ऐसे आप समझो। तो आपने क्या किया, आपने किसी को मारा नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपना जीवन जी लिया, है ना, आपने 2-4 दिन जो जंगल में निकालने थे निकाल लिए। तो इसमें क्या हुआ आपके साथ कि आपको कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि आपने किसी जिंदा जी को नहीं मारा। अब इनका कंसेप्ट उसी पर टिका हुआ है कि लेस एक्टिवेटेड सोल जो है ना, अब जैसे कि कोई प्लांट होता है जिसकी आत्मा उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। अब ये मार्कर है, इसमें भी आत्मा है, लेकिन ये आत्मा इतनी ज्यादा मूर्छित है कि हम इसको मारे या ना मारे एक ही बात है। तो इसीलिए जो है आप समझो ये जो आलू हो गया या फिर ये प्याज हो गया, लहसन होगी, इनकी आत्मा जो होती है ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। अब वो एक्टिवेटेड को अगर हम मारेंगे तो फिर जो है हमें पाप लगेगा, इसीलिए उस भोजन को नहीं करना है। लेकिन जो भोजन नॉर्मल वाला है, जिसकी आत्मा थोड़ी सी कम एक्टिवेटेड है, उसको खा लेना है तो पाप कम लगेगा। अब शायद आप लोग इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं पूरा हम आप नौकरी लेने का सपना बिल्कुल पूरा करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए, आप लोग के साथ हूं मैं जितना भी हो पाएगा। कह रहे हैं आलू को खाएं कि ना खाएं, अब कंसेप्ट यहां फंस गया आज की पूरी क्लास का भी, आलू खाएं कि ना खाएं, प्याज खाएं कि ना खाएं। भाई तुम जैनी हो क्या, ये बताओ, और तुम जैनिज्म को इतना स्ट्रांगली फॉलो करते हो क्या? जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो, है ना, ये एक सेक्ट है भाई मेरे, एक पंथ है जो उन्होंने चलाया, उन्होंने और उनके फॉलोअर ने उसको फॉलो किया, सम्मान है हमारा, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन बहुत ओवर इम्फेसाइज है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे तो फिर हम बोले तो शेर तो भाई पापी हो गया सबसे बड़ा, है, शेर ने तो जंगल में इतने लोग को रोज मारा है, तो शेर से बड़ा तो पापी कोई हो नहीं सकता इस हिसाब से, अब उस एंगल से देखने लगे। तो ऐसे इस चक्करों में फंसना नहीं है अपने को, जो खाना खाओ भाई, दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, खाने से कुछ नहीं होने वाला, असली में मत मारो किसी को, बस इतना ही है कंसेप्ट। लैंग्वेज की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो वो प्राकृत भाषा बोला करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर इनके लिटरेचर देखते हैं तो उसमें 12 अंग और 12 उपांग, फिर 10 प्राकीरण और 6 छेद सूत्र और 4 मल सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये यहां भी मैंने लिख दिया है, ये इनके टेक्स्ट है। और ये जो प्राकृत लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये जो आपको टेक्स्ट देखने को मिलते हैं ये महावीर के टाइम के नहीं है, ये बाद में कंपाइल किए गए हैं, जो काउंसिल्स वगैरह हुई थी, है ना। सेम ऐसी बुद्धा के काम टाइम का भी है कि बुद्ध के जो है डेथ के बहुत बाद में जो है इनके टेक्स्ट को कंपाइल किया गया।
इसीलिए यहाँ भी कुछ कुछ मिलावटें हमें देखने को मिलती हैं। फिर जो आप देखो लैंग्वेज इनकी रही, ये ज़्यादातर प्राकृत में रहे, लेकिन बुद्ध के जो टेक्स्ट हैं वो पाली में रहे। ये एक बार प्रश्न पेपर में आया था, तो ये ध्यान में रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। तो ये मैंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, और ये बोला था कि चौथे वाले को आप स्टार मार्क कर लो, इसके बारे में अभी बात हम करेंगे। अपरिग्रह का मतलब है सब कुछ त्याग देना, नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन का मतलब है कि अपने पास कुछ भी नहीं रखना। तो ये चौथे वाले की बात अभी करने वाले हैं, बड़ी मजेदार कहानी आपको आपके सामने आने वाली है। इसके अलावा ये 3 ध्यान रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, बस इतना आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। चलो अब वो कहानी लगभग हम उसके पास ही हैं। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि पहली जैन काउंसिल होती है, जैसे मैंने बोला कि बुद्धा और महावीर के डेथ के बहुत बाद में जो काउंसिल्स हुई हैं, तो जो पहली जैन काउंसिल होती है वहां पे क्या किया जाता है, वो होती कहाँ पे, पाटलिपुत्र के अंदर होती है, 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर। और इसमें जो प्रेसिडेंट इसके बनते हैं वो स्थूलभद्र बनते हैं, ठीक है। ये स्थूलभद्र वही है जो आगे चल के आपका ये करेंगे, श्वेतांबर सेक्ट को डेवलप करेंगे। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाइलेशन जो है 12 अंगों की शुरू करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि पहले के जो पूर्व थे वो लॉस्ट हो गए, कुछ कहीं पे रह गए, कुछ कहीं पे रह गए, क्योंकि अब देखिए काफ़ी समय बीत चुका है, ऐसे आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो मतलब कि महावीर के काफ़ी समय के बाद, ये लगभग हम मोटा मोटा आप समझो कि 250 बीसी के अराउंड हम, या 200-250 बीसी के आसपास जो है हम यहाँ पे आ चुके हैं, जबकि महावीर पहले ही हो चुके हैं ना, 483 के अराउंड तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो मोटा मोटा अगर मैं देखता हूँ तो 200-250 साल का जो है बीच में गैप आया है। वो जो 200-250 साल के बीच में गैप आया है, अब कोई ग्रंथ कहाँ पड़ा है, कोई कुछ कहाँ पड़ा है, तो उसको एक संगठित तौर पर लेके आना, कंपोज करना है। तो वही चीज़ है जो पहले खो गया था, उसको एक जगह पर कंपाइल कर दिया 12 अंगों के अंदर। ये बात आप ध्यान में रखेंगे स्थूलभद्र के टाइम पे। फिर सेकेंड काउंसिल जो होती है वो वल्लभी के अंदर होती है। ये आप देखिए काफी आगे चल के हो रही है, 6th सेंचुरी में हो रही है, यानी कि 513 एडी में हो रही है। ये बीसी का बात है, ध्यान दो इस बात को, और ये है एडी की बात। तो मोटा मोटा 700 साल आगे चल के हो रही है, क्योंकि ये बीसी है तो 250 बीसी पीछे जाओगे, और फिर जो है 513 ये हो गया, तो 513 प्लस 250, 750 साल बाद जो है अगली वाली सेकंड काउंसिल होती है। ये बात आप ध्यान में रखना। आपको लगता होगा कि शायद 2-4 साल में हो गया, 750 साल का फर्क है भाई। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो इसके बनते हैं, देवर्धि गणी बनते हैं, देवर्धि गणी क्षमा शर्मन, ठीक है। ये फाइनल कंपाइलेशन करते हैं, यहाँ तो थी ही, लेकिन ये फाइनल कंपाइलेशन करते हैं, और 12 अंगों के साथ साथ 12 उपांग भी बना देते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा, क्योंकि बाद में लोग जिसने शुरू किया उसने कुछ और बनाया, और बाद में लोगों ने उसके अंदर कुछ और कंपाइल किया, इस वजह से थोड़ी सी मिलावट आना भी इसमें तय है। और बुद्धिज्म में भी यही हुआ है, हीनयान महायान के रूप में हुआ, उसमें भी हम जब पढ़ाऊंगा मैं आपको तो बताऊंगा। तो ये 2 पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की। अब आप देखिए कि महावीर की जब डेथ होती है, उसके बाद यहाँ पे इसको आगे लेकर जाते हैं, सुधर्मन वगैरह लेके जा रहे हैं। तो आगे चलते चलते हम अंत तक जब पहुंचते हैं, चंद्रगुप्त के टाइम तक, है ना, तो हम कहाँ पे पहुंच गए थे, भद्रबाहु के टाइम पे पहुंच गए थे। और भद्रबाहु और स्थूलबाहु जो है एक ही समय के व्यक्ति हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये दोनों ही किसके कोर्ट में थे, ये कोर्ट में थे भाई मेरे, ये दोनों व्यक्ति जो कोर्ट में थे, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। बड़ी मजेदार कहानी यहाँ पे पिक्चर में आ रही है। अब उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत बड़ी फैमाइन आती है, अकाल पड़ता है, और महावीर की डेथ हो गई है, और उसके बाद इतना बड़ा अकाल पड़ता है, तो जो लोग मगध में रह रहे थे वो वहां से पलायन करने की सोचते हैं। अब ऐसा नहीं था कि सभी लोग ही पलायन करेंगे, लेकिन इनमें से 2 लोग हैं मेन, एक है स्थूलबाहु, एक है भद्रबाहु। तो यहाँ भद्रबाहु डिसाइड करता है कि भाई यहाँ अकाल पड़ गया, बहुत बड़ी फैमाइन आई है, तो ऐसा करता हूँ मैं कुछ लोगों को लेके यहाँ से दूसरी तरफ निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है कर्नाटका वाली साइड निकल जाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखना। भद्रबाहु किस तरफ निकल जाएंगे, कर्नाटक वाली साइड निकल जाएंगे, और जो स्थूलबाहु हैं ये मगध में ही रह जाएंगे। ये 2 कैरेक्टर अब आपको दिमाग में ध्यान में रखने हैं, ठीक है दोस्त। अब होता क्या है कि जब थोड़ा सा आप समझो कि ये, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है लेड ए ग्रुप टू दी दक्कन। तो भद्रबाहु दक्कन की तरफ कहां जा रहे हैं, अभी वही कर्नाटक वाली साइड में जा रहे हैं, और स्थूलबाहु जो है, या स्थूलबाहु कहना चाहिए इनको, ये जो है मगध में ही रह गए हैं। अब होता क्या है कि जब 12 साल के बाद, लगभग मोटा मोटा 12 साल की बात हो रही है, तो 12 साल के बाद क्या होता है भाई मेरे, इनको जो अपना ये स्थूल है और ये भद्र है। अब स्थूल बाहु को जो है संदेश भिजवाया जाता है कि स्थूल बाहु जो अपना भद्र बाहु हैं, ये अपने पूरे के पूरे सभी शिष्यों के साथ जो है वापस आ रहे हैं। अब वापस आ रहे हैं तो ये भाई को पता लगता है, तो ये भाई ने तो पूरा अरेंजमेंट कर रखा था, है ना, टेंट टूंट लगा के खाने खुने का सारा सिस्टम सेट कर रखा था कि हमारा भाई वापस लौट के आ रहा है, तो चलो इसी मौज में जो है हम थोड़ा सा अच्छा सा इंजॉयमेंट करेंगे, खाना खाएंगे सब मिल बांट के। लेकिन अब इनको थोड़ी पता था कि भाई क्या कांड करके आ रहा है ना, तो ऐसे समझिए। तो इतने में क्या हुआ कि ये आगे तैयार हैं कि भाई
भाई आ रहा है आ रहा है। और दूर से देखा तो कुछ आ तो रहा था, लेकिन थोड़ा सा इनको डाउट सा हुआ कि ये थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा है, कपड़े हैं कपड़े, वो क्या। तो जैसे थोड़े से पास आते हैं वो लोग, तो ये देख के घबरा जाते हैं, है ना। इनके हाथ में जो दुपट्टा वो भी नीचे है, ये क्या, सबके मुंह खुले के खुले, ये क्या। तो अब वो देख रहे हैं कि क्या। तो भाई देखा तो सामने वालों ने, भाई किसी ने कपड़े ही नहीं पहन रखे। अब कपड़े का क्या मतलब है भाई मेरे, आप सोच रहे होगे भाई कच्छे तो पहनने चाहिए, कच्छे भी नहीं पहन रखे थे, कंप्लीट नंगे, है ना। अब ये सब लोग देख के डर गए हैं, ये क्या चल रहा है भाई मेरे। अब इनको गुस्सा आ रहा है, इन्होंने भद्रबाहु को बोल दिया, पेल दिया वहीं पे पकड़ के, भद्रबाहु ये क्या कांड करके आए हो तुम, हैं, तुम्हें तो जैनियों ने ये थोड़ी करने के लिए रखा था, देखो तुम तो बिल्कुल इस तरीके से जा रहे हो, थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए, लज्जा करनी चाहिए, हैं, ऐसे क्यों कर रखा है। लेकिन यहां पे अब खेल हो जाता है, भद्रबाहु इनको सुना देते हैं। भद्रबाहु क्या बोलते हैं, इनको याद करवाते हैं, ये बताओ महावीर ने चौथी टीचिंग क्या दी थी। अब ये भाई बोलते हैं हाँ चौथी टीचिंग परिग्रह दी थी, इसका मतलब है कि कुछ भी पास अपने नहीं रखना है, नॉन पोजेशन, है ना। तो इन्होंने बोला अच्छा, जब नॉन पोजेशन था तो ये जो कपड़े ऊपर उड़ेल के रखे हुए हैं ये काहे को रखे हुए हैं भाई, उतारो इनको भी। तो ये जो चक्कर यहाँ पे फंस गया चौथे वाली टीचिंग में आके भाई मेरे, नॉन पोजेशन कि कुछ नहीं रखना, तो फिर ये कपड़े भी क्यों पहन रखे हैं। साथ में इनको ये बोल दिया कि भाई कि भाई ये बताओ पहले महावीर कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते थे, है ना। उन्होंने बोला नहीं पहनते थे, तो हम भी नहीं पहनेंगे। उन्होंने भी तो सब कुछ त्याग दिया, हमने भी त्याग दिया। ये कहानी हो गई, यहां पे सारा का सारा मामला अड़ गया और ये पूरा का पूरा सेक्ट डिवाइड हो गया दो लोगों में। अब ये जो है, जो इनके लिए अरेंजमेंट कर रखा था सारा का सारा, इन्होंने बोला कि इनको एक ना देना, सारे लड्डू हम खाएंगे, सारा खाना हमारे बंदों को, हमारे लौंडों को मिलना चाहिए, इनको एक नहीं देंगे। ये थोड़ा सा दूषित लोग हैं, दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमें भी तारा खाना कोना खाना, हम भी वापस जा रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही फॉलो करेंगे। अब इन्होंने जो फॉलो किया इसको बोलते दिगंबर। दिगंबर का मतलब है कि आपका जो वस्त्र है वो अंबर ही है, अंबर मतलब कि आसमान ही है, यानी उसके बाद अब मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, ये आसमान ही मेरा वस्त्र है। ये इन्होंने जो है फॉलो किया और इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जो पहनेंगे वो सफेद वस्त्र पहनेंगे। कहानी आप लोग को समझ आई कि नहीं आई भाई मेरे, ठीक है। तो कैसी लगी भद्रबाहु और स्थूल बाहु का पूरा कंसेप्ट, मजा आया। तो चौथे वाले आइटम में सारा का सारा खेल फंस गया था। अब ये न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, स्काई क्लैड को, स्काई क्यों है और ये व्हाइट क्लैड को क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, यही यहां पे लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। हो, अब हमसे जो पूछा जा सकता है, क्या कह रहे हैं, दूषित हो गए। अब ये पूछ रहे हैं आलू भुजिया खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। भाई मैं क्या करूं इस बारे में, मैं क्या बताऊं। अब देख लो यार, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं आलू भुजिया को, तो वैसे उसने भूज दिया है ना, तो आलू का तो भुजिया ही बन गया जब, तो खा लो फिर भाई, है। आलू तो लुढ़क ही गया है, आलू को जब पूरा का पूरा आप समझो सुखा दिया है, तो सूखने पे ही उसके प्राण निकल गए होंगे, उसको धूप में इतनी देर रखा होगा, फिर उसके बाद जो है उसको भूज भी दिया है, जब उसको भूज ही दिया तो वो और लुढ़क गया होगा। और वैसे भी कौन सा आपने खुद लुढ़काया है, आपको तो लुढ़का लुढ़काया मिल रहा है ना, तो जब वो लुढ़का लुढ़काया मिल रहा है तो निगल जाओ, फिर पेट में डकार जाओ, काहे को इतनी टेंशन लेते हो, है ना। इतना सोचोगे तो फिर आलू भुजिया को कौन खाएगा, बुरा नहीं मान जाएगा आलू भुजिया कि तुम्हारे चक्कर में मैं सूख गया और तुम मुझे खा भी नहीं रहे हो, हैं। कह रहे आलू मर गया। मौज में हमारे सारे छात्र आज मौज में है, अभी आगे मजा ही मजा आने वाला है। एक्चुअली में मैं खुद भी मौज में आ जाऊंगा। अभी तक क्या था कि थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट को रच रहे थे, धीरे धीरे जो है एक्चुअली ग्रिप जो है ना वो धीरे धीरे पकड़ते हैं, आगे और मजेदार चीजें आएंगी। तो यही है भाई मेरे, ठीक है। बाकी तो मेरे को सबसे मजेदार कॉन्टेक्स्ट तो स्थूल और भद्र वाला ही लगता है इसके अंदर। एनीवेज, ऋषभ की बात करते हैं जो सबसे पहले तीर्थंकर है, इनके बारे में भी कभी पेपर में आ जाए तो इसको भी मैं छुड़वाना नहीं चाहता हूं। जो ऋषभ है और फोर्थ तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर, ठीक है। ऋषभ और फोर्थ, आगे मैं बताऊंगा आपको फोर्थ कौन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ऋषभ और फोर्थ नहीं तो देख ही लेते हैं, पहले पूरा का पूरा बता ही देता हूं ताकि आपको भूल ना जाए इस चीज में। एक सेकंड रुक जाइए, ये देखिए, पहले ऋषभ है, फिर अजीतनाथ है, फिर संभारनाथ है और उसके बाद जो है अभिअंदम स्वामी है। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ ऋषभ और अभिअंदम स्वामी जो है ना भाई मेरे, ये दोनों ही जो है, इन दोनों के बारे में ही, ठीक है। कहाँ गया आपका, ये दोनों का ही जो बर्थ प्लेस है ये आपका पड़ता है अयोध्या। एक बार प्रश्न आया था पेपर में, तो ये आपको ध्यान में रखना कि दोनों कहाँ से, अयोध्या से हैं। फिर एक बार प्रश्न आया कि भाई जीना किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में बताया भी कि जीना किसको बोलते हैं। जो
किसी चीज को कॉन्कर कर ले, जीत ले, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जीना कौन बनेगा, वो जो 3 टीचिंग्स को फॉलो कर लेगा, 3 चीजों को फॉलो कर लेगा, सम्यक दर्शन वगैरह वाले को, है ना। तो वो हो गया जीना, द कॉन्करर। उसके बाद आप देखो कि वेदों के अंदर 2 जो इनके तीर्थंकर है उनका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक तो है ऋषभनाथ और एक है अरिष्टनेमी, नेमिनाथ जिनको बोलते हैं, ठीक है। इनका जो जिक्र है हमें ये ऋग्वेद के अंदर मिलता है। अब जरा थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाता हूं, 1 सेकंड रुकिए। यहां पे देखिए आप कि ये नेमिनाथ है कहाँ पे, ये देखो जरा ध्यान से, आप एक बार खुद कॉमन सेंस लगा के देखो और थोड़ा ध्यान से देखिए नेमिनाथ कहाँ पे है। ये रहे नेमिनाथ, ठीक है। नेमिनाथ कहाँ है, ये अंत में है बिल्कुल। अब पॉइंट मेरा यही है भाई मेरे कि देखो ऋषभनाथ का जिक्र हो वेदों में बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नेमिनाथ की आप बात करते हैं, ये 21वें हैं तीर्थंकर भाई मेरे। और मुझे बताओ कि वेद किस टाइम पे लिखे गए हैं, क्या वेद उससे पहले ही नहीं लिख लिए गए हैं भाई मेरे, है ना। लगभग ये अगर हम देखते हैं एंडिंग की तरफ ही है, और महावीर से तो पहले ही वेद लिखे जा चुके हैं जहां तक मेरे को लग रहा है ना। तो वो भी एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि भाई जब वेद पहले लिखे जा चुके हैं तो फिर इनका नाम कैसे ऐड हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि मिलावट की गई हो बाद में। यही एक बड़ी समस्या है सबसे बड़ी ग्रंथों की, कि उनके साथ जब छेड़छाड़ की जाती है तो ऐसा ही होता है। एनीवेज, बट आपको पेपर में आए तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आपको देखिए कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अंदर भी जो है ऋषभ का जो है जिक्र मिलता है, और ऋषभ को बोला गया है कि ये विष्णु के इनकारनेशन है। भाई अब अगेन जो कंट्रोवर्शियल चीज हुई है, अब ये पक्का यही है कि वैदिक धर्म वालों ने डाली होगी या ब्राह्मणिज्म ने डाली होगी। क्यों डाली होगी इसके पीछे भी कारण समझ लीजिए। वो तो गुरु नानक को भी विष्णु का अवतार बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं, और बुद्ध को भी जो विष्णु का अवतार बोलते हैं। तो कहानी यहां पे आगे फंस जाती है कि भाई इन लोगों ने पहले से ही वैदिक अथॉरिटी को क्रॉस मार दिया है। जिन्होंने वैदिक अथॉरिटी को क्रॉस मार दिया, तुम ये बोल रहे हो वेदों में उनका जिक्र है, और ऊपर से साथ में ये भी बता दिया कि वेदों में उनको ये बोला गया कि विष्णु के इनकारनेशन है। जबकि आप देखिए कि अगर ऋग्वेद काल की मैं बात करता हूं तो उसमें भगवान विष्णु का जिक्र ही नहीं है कहीं पे। तो अगर आप नारायण की भी बात करते हैं तो वो प्राइम डिटी है नहीं है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये वही चीज इसीलिए बोला जाता है कि हो सकता है कि बाद में बहुत सारे जो है चीजों के अंदर मिलावट की गई हो। अब क्या सही है क्या गलत है वो आपको खुद समझ है, आप समझ लीजिए, नहीं है तो फिर ग्रंथों को पढ़ो और खुद समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि महावीर किससे मिले थे। मखाली घोषाल से मिले थे, जो कि आजीविका सेक्ट के फाउंडर हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर रॉयल पैट्रोनेज की बात करते हैं, तो आप मेरे को बताइए कि जैनिज्म जो है, जैनिज्म को किसने प्रमोट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये मानते हैं। और अशोक ने जो किया वो बुद्ध को किया है। और वहीं पे अशोक का जो ग्रैंडसन है संप्राति, उसने जैन को किया है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पूछ सकते हैं आपसे। और आजीविका को किसने किया, आजीविका को बिंदुसार ने किया है। उसके बाद आप देखो कर्नाटका के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना अपने आखिरी काल में है, तो आपने वो मूवी देखी होगी, है ना, अशोका वाली मूवी देखी होगी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य निकल जाता है और वो दिखाते हैं सफेदिये के पीछे पीछे जा रहे हैं। सफेदिये का मतलब कि श्वेतांबरों के पीछे पीछे जा रहा था, ऐसे दिखाते हैं। बट आप देखो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अंत में जो है कहां पे आता है, वो आपका आता है कर्नाटक के एरिया के अंदर। और वहां पर आकर जो है वो एक तो जैन धर्म को प्रोपागेट करता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे अपना दम तोड़ता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें धीरे धीरे अपने दम को तोड़ा जाता है। धीरे धीरे अपने पानी को खत्म कर दिया जाएगा, पानी पीना बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, और जब तक शरीर सूख ना जाए, और इस तरीके से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सल्ले खाना, ठीक है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, है ना, तो ये पहले कई लोग बोलते हैं साले खाना खा ले, है ना। तो साले खाना नहीं, सल्ले खाना है भाई मेरे, या फिर सल्लेखना भी बोल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग सल्ले खाना बोलते हैं, कई बोलते हैं सल्लेखना। तो ये जो सल्लेखना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, फास्ट अनटू डेथ। लेकिन ये एक दिन का नहीं होता है, धीरे 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 छोड़ते रहते हैं। बट ये बहुत एक्सट्रीम होता है एक्चुअली में, है ना। तो अब इसी तरीके से जो है जो भी बहुत जिना बन गया है एक तरह से समझ लीजिए, वो इसी तरीके से जो है अपनी डेथ करेगा। वो ऐसे नहीं है कि नॉर्मल मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो मथुरा जो है इनके टाइम पे मेजर एक सेंटर बन गया था जैन आर्ट का। ये 1st सेंचुरी एडी की बात है, ठीक है जी। क्राफ्टर भाई व्हाट्सएप कर दो, देख लेंगे जो भी होगा भाई, ठीक है। तो ऋग्वेद में किस किस का है, ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी का आपको देखने को मिलता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में जो है ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। महावीर का संपर्क जो है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखाली घोषाल से हुआ था। और संप्रति जो अशोक का पोता है उसने भी जैन धर्म को प्रमोट किया है। कर्नाटक में सल्लेखना से जो है किसकी मृत्यु होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की होती है। और पहली शताब्दी के अंदर जो मथुरा जैन कला है वो अपनी चरम सीमा पे थी। मथुरा जो है एक तरह से जैन कला में जो है एक मेन केंद्र बन गया था, तो मथुरा जैन कला का मेन केंद्र बन गया था, ये यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है।
चलो, अब टेक्स्ट फिलोसफी और कुछ कुछ बिलीफ्स की बात करते हैं जैनिज्म में। आप देखो कि अगर इनके सेक्रेट स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो अंगा होंगे, और वैसे ये तो स्क्रिप्चर हो गए। अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो उसको अगम बोलते हैं। वहीं पे टेक्स्ट की बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, तो कल्प सूत्र जो है ये किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है भाई मेरे, जिसमें बायोग्राफी लिखी है उसने अपनी, और साथ में कुछ अर्ली जैन हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा मोनास्टिक कोड की बात करते हैं तो अचरंग सूत्र के अंदर जो है ये बताया गया कि जैन भिक्षुकों को कैसे रहना चाहिए है। फिलोसफी की बात करते हैं तो आपने वो वैदिक दर्शन देखा होगा, संख्या फिलोसफी याद है, संख्या वाली, है ना? तो वो मैंने बताए थे ना 5-6 चीजें, तो ये संख्या फिलोसफी को फॉलो करते हैं। फिर थियोलॉजी की बात करते हैं कि नो क्रिएटर गॉड, यानी कि ये जो है ये आत्मा में विश्वास रखते हैं। क्या ये किसी क्रिएटर में रखते हैं कि ऊपर एक बैठा भगवान है और भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? जी नहीं। महावीर या फिर जैनिज्म जो है इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि पूरे दुनिया का एक क्रिएटर है। ये बोलते हैं कि कोई क्रिएटर है ही नहीं है। और ये किस पे विश्वास कर रहे हैं? ये आत्मा में केवल विश्वास कर रहे हैं, आत्मा की थ्योरी में। और बुद्ध जो है वो आत्मा की थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखना। और ये रीबर्थ में भी विश्वास करते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा अगर इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ नॉलेज देखी जाएगी तो ये सप्तभंगी होती है भाई मेरे, जिसको सैयदवाद या फिर अनेकतावाद भी कह सकते हैं। तो यहां भी मैंने वही लिखा है, पूरे का पूरा पवित्र ग्रंथ अंग होते हैं। जैन साहित्य अगर आप देखें तो वो अगम कहलाता है। मुख्य ग्रंथ भद्रबाहु ने जो कल्प सूत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जीवनी और सारी पिछली कहानियां लिखी हैं। मठ के जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे उसके लिए अचरांग सूत्र है। दर्शन जो है ये संख्या से प्रभावित है, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है पहली। धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो ये किसमें विश्वास करते हैं कि कोई भी सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, बस ये आत्मा के कंसेप्ट पे विश्वास करते हैं। तो ये सारा कहानी इनकी आत्मा पे टिकी बड़ी है। तो ज्ञान का सिद्धांत की बात करते हैं तो इनका ज्ञान का सिद्धांत कहाँ पे मेंशन है? सप्तभंगी में। ये बात आप ध्यान में रखना। चलिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इनके देख लेते हैं। तो आप देखिए कि गोमतेश्वर स्टैचू जो आपने देखा भी होगा, ये इस तरीके का गोमतेश्वर स्टैचू ये कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये बाहुबली का टेम्पल, ठीक है, वो है। तो बाहुबली मूवी देखी होगी, वहां से आप याद कर लेना कि ये जो स्टैचू है बाहुबली का है। कहाँ है? कर्नाटका में। इसके अलावा आप देखो दिलवाड़ा टेम्पल्स, आपने सुना होगा। दिलवाड़ा टेम्पल्स कई बार पेपर में आ चुका है, ये आप स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में आएगा, 100% आएगा। क्या क्या आएगा? ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है? ये दोनों बहुत बार प्रश्न पेपर में आए हैं। जो दिलवाड़ा टेम्पल है, दिलवाड़ा के मंदिर है, ये सोलंकियों ने बनवाए हैं। जो आप समझो कि ये गुजरात के चालुक्य हुआ करते थे, जो गुजराती चालुक्य थे उन्हीं को सोलंकीज बोला जाता है। तो इन्होंने जो है ये दिलवाड़ा मंदिर बनवाए। वहीं पे जो चंदेला रूलर हुआ करते थे उन्होंने जो बनवाए वो खजुराहो के टेम्पल बनवाए। खजुराहो जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाए हैं भाई मेरे। अब खजुराहो में भी अगर हम देखते हैं तो दो मेन व्यक्ति हैं, एक है धंगा और एक है विद्याधर। धंगा जो है उन्होंने विश्वनाथ टेम्पल बनवाया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि धंगा ने क्या करवाया है। ये मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं क्या? इसको साफ लिख देते हैं। जो धंगा है, धंगा ने क्या बनवाया है आपका? विश्वनाथ टेम्पल बनवाया है। और वहीं पे जो विद्याधर हैं, जो विद्याधर हैं, ये ध्यान रखना, विद्याधर का नाम ये आया है पेपर में। विद्याधर का जो है इन्होंने क्या बनवाया है? जो यहां का प्रमुख मंदिर है केंद्रीय महादेव, ये मंदिर जो है यहाँ का प्रमुख मंदिर है। खजुराहो बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत द्वार हैं उनके, ऐसा नहीं कि छोटी सी जगह है। तो वहां पे जो धंगा ने बनवाए हैं वो विश्वनाथ टेम्पल बनवाए, ये दोनों ही चंदेला रूलर हैं। और विद्याधर ने जो बनवाया वो केंद्रीय महादेव का मंदिर बनवाया। और यही मेन है, जो केंद्रीय महादेव का मंदिर है ना, यही इसमें पूरे टेम्पल की जान है, यानी मेजर यही है। तो ये पूछ सकता है कि कौन से चंदेला रूलर ने बनवाया, तो कई लोगों ने मिलकर बनवाया है अलग अलग समय पे, लेकिन जो विद्याधर है वो मेन आ जाएगा क्योंकि केंद्रीय महादेव मंदिर उन्होंने बनवाया है। इसके अलावा कौन कौन से राजा जो हैं वो जैनिज्म से एसोसिएटेड है, हम ये देख लेते हैं। तो उदयन, ये ध्यान रखना, उदयन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि कौन था कौन नहीं था। हर्यंका के ही आगे चल के आता है, वो हम आगे देख लेंगे। फिर चंद्रगुप्त होगा, मौर्य हो गए, खारवेला होगा जो कलिंग का राजा है उसने भी फॉलो किया। वत्सा रूलर्स जो हैं, राष्ट्रकूट रूलर है जो अमोघ वर्ष है ना, या फिर चंदेल रूलर है जो ऑलरेडी जैन टेम्पल बनवा रहे हैं। इन सब ने जो है जैन धर्म की स्थापना या फिर उसको जो है प्रमोट मारा है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये सारे मैंने लाइन से लिख दिए हैं, ये आपको याद रहेंगे। उदयन, चंद्रगुप्त, खारवेला, वत्सा, अमोघ वर्षा, ठीक है। चलो,
अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो है बुद्धिज्म के साथ क्या सिमिलरिटी है, क्योंकि लगभग सेम ही टाइम पे हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ों की समानता भी होगी और काफ़ी चीज़ों की असमानता भी होगी। तो क्या है इनके बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व को दोनों ने ही चैलेंज किया है भाई मेरे, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को उन्होंने मना किया है। आप देखो उन्होंने कहीं भी वैदिक धर्म की बात नहीं की है, वेदों को तो फिर भी उन्होंने समझ लिया, लेकिन ब्राह्मणिकल को तो बिल्कुल ही उन्होंने क्रॉस मार दिया है, मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ। और जो कास्ट सिस्टम है उसको भी क्रॉस मारा गया है यहाँ पे, यानी कि ये जो है जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं जो ब्राह्मण ने कर्म की बजाय जन्म के आधार पर बना दी है एक तरह से। फिर इसके अलावा इंफेसाइज करते हैं ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेलिबेसी और रिनंसिएशन पे, दोनों ही यही करते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग पर जोर देते हैं। बस ये अलग बात है कि जो जैनिज्म है वो अहिंसा पे कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया उन्होंने, ठीक है, वही आलू वाली बात हो गई। इसके अलावा बात करते हैं तो दोनों जो है कर्म और रीबर्थ की थ्योरी में तो बिलीव करते हैं, लेकिन आत्मा में नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर देखते हैं तो रिलेटिवली हम इनको ये बोल सकते हैं कि जो ब्राह्मण ने औरतों के लिए सिस्टम तैयार किया था नारी नरक का द्वार वाला, उसको सप्रेस करके कहीं औरतों के लिए एक अच्छा सिस्टम इन्होंने जनरेट कर दिया था। तो औरतें ऑब्वियस सी बात है इसी सिस्टम से खुश होंगी, और जहां औरत खुश होगी तो फिर आदमी को वहां नहीं पड़ेगा, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेदों की जो मेन सोल है वो हमें जरूर देखने को मिलेगी। जैसे आप देखिए जैनिज्म में ही हमने वो संख्या फिलोसफी देखी, तो है तो उधर से ही आ रही है ना, या आत्मा का कंसेप्ट देखा वो भी उधर से आ रहा है, लेकिन सारी चीज ही वेदों की इन्होंने अडॉप्ट कर ली ऐसा नहीं है। काम काम की चीज जो इनको लगी सही, केवल वही की, मिलावटी चीजों को इन्होंने भी इग्नोर मार दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। एथिकल सेंस जो है, एथिकल सेंस का मतलब होता है नैतिक सार, यानी सारे का सारा चीज नहीं, केवल उसकी जो नैतिक सार है वो एकदम कॉमन बैठेगा इनके साथ, यानी इसीलिए बोलते हैं सब धर्मों में एक ही चीज सिखाई गई है, इसीलिए ये चीज बोली जाती है। अब आप देखना कि एक ये मैंने लिस्ट दी है, इसमें आपको क्या करना है, पहले 3 के याद रख, 3 के पहले 4 के याद रख लो। ये कई बार पूछते हैं इसका सिंबल, तो जो ऋषभनाथ है उनका जो सिंबल है वो बुल है भाई मेरे, सांड है, अजीतनाथ का हाथी है, संभारनाथ का घोड़ा है और अभयंदम स्वामी का बंदर है, ठीक है। तो ये जो है इनको अलग अलग लोगों, जो अलग अलग जो तीर्थंकर है उनको एक एक आप समझ लो कि डिनोट करते हैं। जैसे अब हम बोलते हैं वैष्णो देवी को तो वो शेर जो है उनको डिनोट कर रहा है, शिव जी को आप बोलते हैं नंदी डिनोट कर रहा है ना, ऐसे विष्णु भगवान को बोलोगे गरुड़ कर रहा है, ऐसे करके आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। फिर आखिरी के 4 भी याद रखने हैं आपको, आखिरी के याद रखने नेमीनाथ से, क्योंकि नेमीनाथ के बाद वाला कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो नेमीनाथ का जो है वो नीले रंग का कमल हो जाएगा। अरिष्टा नेमी जो है ये अलग नेमीनाथ है, ठीक है, ये अरिष्टा नेमी वाले नेमीनाथ है। इनका कौंच शैल हो जाएगा यानी शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो है सरपेंट यानी सर सांप हो जाएगा, और महावीर का लायन हो जाएगा, ठीक है। तो महावीर का हो गया शेर, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इनके डिफरेंस क्या बनते हैं बुद्ध धर्म से, जो है ये अलग कैसे है, हम वो भी कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तरफ मैंने बुद्धिज्म लिख दिया, एक तरफ जैनिज्म, हालांकि मुझे बुद्धिज्म में भी बताना है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, ताकि फिर वहां पे हम बार बार नहीं देखेंगे इस चीज को, यहीं लिख दिया है। तो फॉलोअर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉलोअर होते हैं बुद्धिज्म में, इनको बोला जाता है मॉन्क, ठीक है, भिक्षु बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फॉलोअर होंगे वो लेमैन आदमी, साधारण आदमी ही होगा, वो कोई भिक्षुक नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ मोक्ष की, ये सेल्वेशन जो होता है यानी मोक्ष का जो रास्ता है भाई मेरे, इनका है मॉडरेट वन, मध्यम मार्ग है। लेकिन आप देखो इनका जो है एक्सट्रीम वन है। जैसे ये हो सकता है कि यही बोलें कि ठीक है तुम धीरे धीरे अपना जो खाना पीना कम करो और आराम आराम से जो भी है तुम्हें सब चीज़ों को छोड़ते जाओ, तो उससे आ जाएगी अपने आप मृत्यु। लेकिन अगर ये बोलें कि नहीं नहीं तुम एक्सट्रीमली आज से पानी बंद है ना, 4 दिन के बाद पानी बंद है, फिर अब तुम्हें ये भी नहीं खाना है, फिर वो भी नहीं खाना, और धीरे धीरे तुम ऐसे समझो कि एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहे हो, तो वो वही हो गया भूख से मारने वाली बात होगी। तो ये जो भूख से मारने वाली बात है अपने आप को, ये थोड़ी सी हजम नहीं हुई बात है ना, तो ये एक थोड़ी सा कंट्रोवर्शियल सी भी चीज़ है और सही भी नहीं लग रही है कि इससे मिलेगा क्या अल्टीमेटली, कि अगर आप अपने साथ ये कर भी रहे हो तो क्या होगा, और क्या नॉर्मल आदमी इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है कि मेरे को सल्ले खाना आ जाए, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल चीज़ जरूर लगी। एनीवेज अगर स्प्रेड की बात करते हैं तो बुद्धिज्म जो है भाई मेरे इंडिया में तो भाई मर गया ये, लेकिन बाहर जो है काफ़ी स्प्रेड हुआ फॉरेन लैंड में। आप देख लीजिए कहीं पे भी आप जाएंगे, थाईलैंड पे जाइए आपको वहाँ पे बुद्धिज्म देखने को मिल जाएगा, चाइना वाली साइड में बुद्धिज्म देखने को मिल जाएगा, तिब्बत वाली साइड में बुद्धिज्म देखने को मिल जाएगा, फिर इधर जाओ आप मलेशिया वाली साइड में जाओ बुद्धिज्म देखने को मिल जाएगा। वो आप देखो बाहर की कंट्रीज़ में बुद्धिज्म, या फिर नीचे जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बुद्धिज्म का बढ़ गया, लेकिन भारत के अंदर जो है इवेंचुअली ये डाई हो गया। इतना ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग आपको कहाँ देखने को मिलते हैं भारत के अंदर, जबकि शुरुआत यहीं से हो रही है एक तरह से, है ना। तो ठीक है भाई, लेकिन वहीं पे अगर आप देखते हैं जैनिज्म की बात करते हैं तो ये इंडिया में ही कन्फाइंड रह गया,
आप ये भी देखिए काम की चीज कि जैन धर्म जो है आपको फॉरेन की लैंड्स में बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में बहुत सारे जैनी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जैन धर्म है ये इंडिया तक ही सीमित रह गया। फिर अहिंसा की पॉलिसी की बात करते हैं तो बुद्ध जो है वो लिबरल पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी उदार नीति की बात करते हैं। लेकिन वहीं पे जो जैन है वो क्या बोलते हैं भाई मेरे, वो अधिक जोर देते हैं वही आलू वाली बात है कि भाई बिल्कुल ही नहीं खाना, वो आत्मा को मार रहे हो तुम, है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा फिर ओवर इम्फेसाइजेशन वाली बात हो जाती है। इसके अलावा सोल की बात करते हैं तो बुद्ध तो भाई बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं ये सोल वाले सिस्टम पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और बुद्ध ये जरूर बिलीव करेंगे कि एक क्रिएटर है जो देख रहा है, लेकिन वो सोल पे बिलीव नहीं करेंगे, यानी आत्मा का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया कि हर चीज में आत्मा है। बुद्ध ने बोल दिया आत्मा है ही नहीं है, कोई आत्मा का लेना देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जैन धर्म में बोले, ये बोल रहे हैं कि बिलीव करते हैं सोल में, इनका तो कंसेप्ट ही सोल पे टिका हुआ है, और क्रिएटर को ये मानते नहीं है। लेकिन ये क्रिएटर को मान रहे हैं, ये आत्मा को नहीं मान रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इनके बीच में डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है जी। तो कुल मिला के अभी जो हमने पढ़ा है दोस्तों, ये हमने पूरा का पूरा जैनिज्म भी यहाँ पे खत्म कर दिया है। और आपने देखा कि कितने ज़्यादा ब्यूटीफुली जो है हमने सारे के सारे कंसेप्ट को खत्म कर दिया है। आप देखिए कि जैनिज्म से अभी आज की डेट तक कोई ज़्यादा क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये सारे कंसेप्ट आपको जैनिज्म में पता होने चाहिए हैं। बट महाजनपद से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इससे जैनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन होते तो मैं ज़रूर करवाता, लेकिन अभी लेटेस्ट में नहीं पूछे गए। क्वेश्चन ज़्यादा बुद्धिज्म से पूछे गए हैं। तो यानी कि आप जैनिज्म को बहुत ज़्यादा वेटेज के हिसाब से मत पढ़ना, आपको जो है बुद्धिज्म को ज्यादा पढ़ना है, जैनिज्म को बस एक बार नजर दौड़ा लेना, बट बहुत ओवर इंफेसाइज करके ज्यादा टाइम देके मत पढ़ना। ठीक है, वही अहिंसा वाली बात कर रहा हूं, आत्मा वाली। लेकिन वहां पे जो बुद्धिज्म है उसको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि बुद्धिज्म पे बहुत सवाल आए हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या करेंगे, बुद्धिज्म करेंगे। ठीक है भाई।